फ्रांस में कोरोना का कहर, पेरिस सहित कई इलाकों में आंशिक लॉकडाउन की घोषणा। फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स ने गुरुवार को पेरिस और उत्तरी क्षेत्र सहित कोविड-19 महामारी से सबसे अधिक प्रभावित देश के 16 प्रांतों के लिए नए उपायों की घोषणा की है। फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स ने गुरुवार को पेरिस और उत्तरी क्षेत्र सहित कोविड-19 महामारी से सबसे अधिक प्रभावित देश के 16 प्रांतों के लिए नए उपायों की घोषणा की है। सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक कास्टेक्स ने अपने साप्ताहिक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ये नए उपाय शुक्रवार रात 12 बजे से लागू होंगे, जिन्हें 4 हफ्तों तक जारी रखा जाएगा। मंगलवार को उन्होंने नेशनल असेंबली में बताया था, वायरस के प्रसार में काफी तेजी आई है। कई अलग अलग वेरिएंट्स के साथ फ्रांस एक तरह से महामारी की तीसरी लहर का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि फ्रांस के गहन चिकित्सा विभाग में इस वक्त कम उम्र वाले कोविड-19 के मरीजों का उपचार किया जा रहा, जिनमें कोई गंभीर लक्षण नहीं है, और इस वक्त अस्पतालों में मरीजों के रहने की अवधि भी पहले के मुकाबले बढ़ी है। कास्टेक्स ने कहा, देश के 16 प्रांतों में वायरस के प्रसार पर काबू पाने के लिए आवश्यक सामग्रियों की बिक्री से संबंधित व्यवसायों और सेवाओं को खोलने की अनुमति दी जाएगी। नर्सरी, एलिमेंट्री और हाई स्कूल इस दौरान खुले रहेंगे। उन्होंने कहा, इस दौरान आप चहलकदमी के लिए घर से बाहर निकल सकेंगे, बिना किसी समय सीमा के किसी खेल का आनंद ले सकेंगे, लेकिन इसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट का होना अनिवार्य होगा और घर से 10 किलोमीटर के दायरे में ही रहना होगा। गुरुवार को फ्रांस में बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 34,998 नए मामलों की पुष्टि हुई है। सरकार ने HHEC को बंद करने के लिए दी अपनी मंजूरी। सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा VRS। सभी स्थायी कर्मचारियों और मैनेजमेंट प्रशिक्षुओं को सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा तय किए गए नियमों के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना VRS का लाभ उठाने का अवसर प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड HHEC को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। यह कॉर्पोरेशन भारत सरकार के उपक्रम के तहत कपड़ा मंत्रालय के नियंत्रण में कार्य कर रहा था। HHEC में 59 स्थायी कर्मचारी और 6 मैनेजमेंट ट्रेनी हैं, जो अपनी सेवाएं कॉर्पोरेशन को दे रहे हैं। सभी स्थायी कर्मचारियों और मैनेजमेंट प्रशिक्षुओं को सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा तय किए गए नियमों के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना VRS का लाभ उठाने का अवसर प्रदान किया जाएगा। HHEC को बंद करने के इस निर्णय से सरकारी खजाने में बचत होगी। इससे बीमार CPSE पर वेतन भत्तों के खर्च में कमी आएगी। यह एक ऐसा सार्वजनिक उपक्रम है जो परिचालन में नहीं है और इससे कोई आय भी नहीं हो रही है। HHEC वित्त वर्ष 2015-16 से निरंतर घाटे में चल रहा था और यह अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त आय भी अर्जित नहीं कर पा रहा था। इसके पुनरुद्धार के लिए बहुत कम गुंजाइश थी, इसलिए सरकार ने इसे बंद करने का निर्णय लिया। डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की स्थापना को हरी झंडी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन DFI की स्थापना के लिए एक बिल को अपनी मंजूरी प्रदान की है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश के लिए इसकी मदद से वित्त उपलब्ध कराया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में भाषण में इस इंस्टीट्यूशन के लिए 20,000 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा क्षेत्र की परियोजनाओं को दीर्घकालिक कर्ज देने वाला एक नया विकास वित्त संस्थान गठित करने संबंधी विधेयक के मसौदे को मंगलवार को मंजूरी दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को पेश 2021-22 के बजट में विकास वित्त संस्थान DFI गठित करने का प्रस्ताव किया था। प्रस्तावित विधेयक इसी घोषणा को अमल में लाने के लिए है। सरकार ने इस नए संस्थान के लिए 20,000 करोड़ रुपए की पूंजी का प्रस्ताव किया है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद फैसले की जानकारी देते हुए सीतारमण ने कहा कि मंत्रिमंडल ने DFI के गठन के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी है। इससे दीर्घकालीन कर्ज की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित DFI में 50% निदेशक गैर सरकारी होंगे। दिल्ली में रात का कर्फ्यू लगाने पर पूछा सवाल, हाई कोर्ट ने जरूरी कदम उठाने को कहा। स्टेटस रिपोर्ट में उचित जानकारी नहीं देने पर हाई कोर्ट ने तगड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा कि कुछ हिस्सों या अन्य उपायों को अपनाने की आवश्यकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने लगातार बढ़ रहे कोरोना मामले को लेकर चिंता व्यक्त की है। उसका कहना है कि अब दिल्ली सरकार के लिए यह जरूरी हो गया है कि यहां पर रात का कर्फ्यू लगाया जाए। इसके कुछ हिस्सों या अन्य उपायों को अपनाने की आवश्यकता है। दिल्ली सरकार से हाई कोर्ट इस पहलू पर बिना समय गंवाए लागू करने का आग्रह करता है। कोरोना मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से इससे निपटने के उपाय के बारे में पूछा था। इस मामले में दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि कोरोना महामारी के मद्देनजर किसी भी प्रकार के कर्फ्यू को लागू करने पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन इस पर कोरोना संक्रमण के आधार पर फैसला लिया जा सकता है। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को स्टेटस रिपोर्ट में उचित जानकारी नहीं देने पर तगड़ी फटकार लगाई थी। हाई कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। दिल्ली, बीते 24 घंटों में 4,998 कोरोना पॉजिटिव मामले, 89 लोगों की मौत। यहां पर कुल मामले 5,61,742 हो चुके हैं।
मरने वालों की संख्या 8,998 तक पहुंच चुकी है। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बीते 24 घंटे में 4,998 नए कोविड-19 मामले सामने आए हैं। वहीं एक दिन में 89 लोगों की मौत हो चुकी है। यहां पर कुल मामले 5,61,742 हो चुके हैं। यहां पर कुल मृत्यु 8,998 तक पहुंच चुकी है। वहीं सक्रिय मामले 36,578 तक पहुंच चुके हैं। आंकड़े खतरनाक। हाई कोर्ट। दिल्ली के 33 प्राइवेट अस्पतालों में 80% आईसीयू बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रखने का आदेश दिया गया है। राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई पर हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में आंकड़े बेहद खतरनाक स्तर पर है। जस्टिस नवीन चावला ने आगे की सुनवाई के लिए मामले को 9 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध कर लिया है। उन्होंने कहा, हमें पता है, फिलहाल आंकड़े खतरनाक हैं। सरकारी डेटा के अनुसार दिल्ली में लगातार मौत का आंकड़ा 100 को छू रहा है। कोरोना का सबसे ज्यादा प्रभाव दिल्ली में। वैक्सीन आने तक स्कूल बंद रहेंगे। गुरुवार को कोरोना के 44,489 नए मामले रिपोर्ट किए गए। 524 संक्रमितों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा दिल्ली में वायरस का प्रभाव है। यहां संक्रमितों की संख्या 5,45,787 हो गई है। महाराष्ट्र में 65, पश्चिम बंगाल में 51 हुई है। देश में एक्टिव केस 4,52,344 है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर अमेरिका समेत कई देशों में शुरू है। देश में भी दिवाली के बाद से कोरोना के नए मामलों में लगातार वृद्धि जारी है। गुरुवार को कोरोना के 44,489 नए मामले रिपोर्ट किए गए। 524 संक्रमितों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा दिल्ली में वायरस का प्रभाव है। यहां संक्रमितों की संख्या 5,45,787 हो गई है। 24 घंटे में सबसे ज्यादा 99 मौतें दिल्ली में हुई हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 65, पश्चिम बंगाल में 51 हुई है। देश में एक्टिव केस 4,52,344 है। कुल संक्रमितों का 4.88% है। 60.72% नए केस 6 राज्यों से। केरल में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा 6,491 नए मामले आए हैं। महाराष्ट्र में 6,159 व दिल्ली में 5,246 मरीजों की पुष्टि हुई है। देश में 44,489 नए मामलों का 60.72% सिर्फ 6 राज्यों से है। वैक्सीन आने तक दिल्ली में स्कूल बंद। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि कोरोना वैक्सीन आने तक दिल्ली के सभी सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। स्कूल उसी स्थिति में खोले जाएंगे जब स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में होगी। जैन ने कहा कि फिलहाल दिल्ली में सरकारी स्कूल खोले जाने की कोई स्थिति नहीं है। उन्होंने आशा जताई कि कोरोना की वैक्सीन जल्द आ सकती है। किसान आंदोलन। दिल्ली की सीमाएं सील। सीआरपीएफ तैनात। पुलिस ने दिल्ली से लगती सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी है। दिल्ली मेट्रो ने भी सतर्कता के लिहाज से एडवाइजरी जारी की है। प्रदर्शनकारियों को दिल्ली में प्रवेश की इजाजत नहीं। कृषि संबंधी कानूनों के विरोध में बड़ी संख्या में पंजाब के किसान दिल्ली के पास पहुंच गए हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को देखते हुए दिल्ली फरीदाबाद की सीमाएं सील कर दी गई हैं। बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवान और पुलिसकर्मियों को सुरक्षा के लिहाज से तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस को भी सुरक्षा के लिहाज से सतर्क रहने को कहा गया है। बताया जा रहा है कि किसान दिल्ली पहुंचने में सफल रहे तो इसका असर दिल्ली मेट्रो सेवा पर भी हो सकता है। कृषि कानूनों के खिलाफ है किसान। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानूनों के खिलाफ मार्च निकालते हुए किसान दिल्ली आ रहे हैं। मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब और हरियाणा के किसान एक साथ बुधवार को दिल्ली पहुंच रहे हैं। वहीं किसानों के दिल्ली चलो मार्च को विफल बनाने के लिए बुधवार को हरियाणा ने पंजाब से सटे अपनी सीमा पर अवरोधक लगा दिए हैं। पड़ोसी राज्य के साथ बस सेवा को भी निलंबित कर दिया गया है। हरियाणा पुलिस ने किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए अंबाला और कुरुक्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग पर पानी की बौछारों का भी उपयोग किया है। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगने की तैयारी। केजरीवाल सरकार ने एचसी को दिया यह जवाब। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ रही कोरोना वायरस मरीजों की संख्या। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए दिल्ली में लगाया जा सकता है नाइट कर्फ्यू। नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस इन दिल्ली का खतरा तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि केजरीवाल गवर्नमेंट ने दिल्ली के अति व्यस्त और भीड़भाड़ भरे बाजारों को बंद कर दिया है। इसके साथ ही राजधानी में नाइट कर्फ्यू इन दिल्ली लगाने की संभावना भी प्रबल होती जा रही है। गुरुवार को केजरीवाल सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि राजधानी में कोरोना की भयावह स्थिति को ध्यान में रखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। हालांकि अभी इस संबंध कोई निर्णय नहीं लिया गया है। वहीं हाई कोर्ट ने टेस्टिंग बढ़ाने की मांग की याचिका पर सुनवाई करते हुए स्टेटस रिपोर्ट में उचित जानकारी नहीं देने पर दिल्ली सरकार से नाराजगी जताई है। हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि स्टेटस रिपोर्ट में न तो हम बेड की कुल संख्या पढ़ सकते हैं और न ही इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो मिटा दी गई है। इसकी प्रिंटिंग भी साफ नहीं है, जिसकी वजह से इसको पढ़ा नहीं जा सकता है। दिल्ली के कोविड हेल्थ केयर सेंटर में बेड्स खाली। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से सवाल किया कि कोरोना संकट के बीच भी दिल्ली के कोविड हेल्थ केयर सेंटर में बेड्स खाली पड़े होने का क्या कारण है। इसके साथ ही सरकार ने हेल्थ केयर सेंटर के प्रचार के लिए विज्ञापन का क्या माध्यम अपनाया। इसके जवाब में दिल्ली सरकार ने कहा कि सभी इस संबंध में पूर्व जानकारी दिल्ली फाइट कोरोना वेबसाइट पर उपलब्ध है। यही नहीं, हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से दूसरे शहरों की तरह नाइट या वीकली कर्फ्यू लगाने के बारे में भी पूछा। इस पर सरकार की ओर से अदालत को बताया कि अभी कर्फ्यू को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन आगे कोरोना के हालात बिगड़ने पर कोई फैसला लिया जा सकता है।
कोरोना के नियमों का उल्लंघन। इस दौरान हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से यह भी पूछा कि कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों से वसूली जाने वाले जुर्माने की रकम का क्या किया जा रहा है। उस पैसे का इस्तेमाल अच्छे कामों में किया जाना चाहिए। COVID-19 वैक्सीन। भारत में कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण की तैयारी। अब तक का फुल अपडेट। भारत में कोरोना वायरस के केस 91 लाख के पार। कोरोना वैक्सीन पर अब अंतिम चरण में पहुंचा काम। सर्दियां बढ़ते ही भारत में कोरोना वायरस इन इंडिया के संक्रमण में भी तेजी आई है। इसका नतीजा यह है कि देश में COVID-19 के केस 91 लाख के आंकड़े को पार कर गए हैं। इसके साथ ही भारत में कोरोना वायरस केस इन इंडिया के कारण 1,30,000 लोग काल के गाल में समा चुके हैं। इन हालातों के बीच देशवासियों को COVID-19 की वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि देश में फिलहाल कोरोना की कई वैक्सीन पर काम चल रहा है और उनका प्रोसेस अंतिम दौर में है। इनमें से फरवरी 2021 तक 2 वैक्सीन भारतीय बाजारों में अपनी उपलब्धता बना सकती है। कोवैक्सीन भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR और निजी कंपनी भारत बायोटेक के संयुक्त प्रयास से भारत में कोरोना वैक्सीन COVAXIN विकसित की जा रही है। कोवैक्सीन के ट्रायल का तीसरा और अंतिम चरण शुरू हो चुका है। यह स्वदेशी कोरोना वैक्सीन अगले साल फरवरी या मार्च तक देशवासियों के लिए उपलब्ध हो सकती है। एक अनुमान के मुताबिक कोवैक्सीन से जुलाई तक 20 से 25 करोड़ लोगों को सीधा फायदा पहुंचेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार यह भारत की सबसे उन्नत प्रयोगात्मक टीका है। हालांकि शुरुआत में यह वैक्सीन उन लोगों को पहले दी जाएगी जो हाई रिस्क जोन में है। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ने जानकारी दी है कि एस्ट्राजेनेका COVID-19 से बचाव में 90% असरदार साबित हुई है। आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट भारत में ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कोरोना वैक्सीन विकसित करने पर काम कर रहा है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की ओर से बताया गया कि यूनाइटेड किंगडम और ब्राजील में जब कोरोना वैक्सीन AZD1222 पर परीक्षण किया गया तो चौंकाने वाले परिणाम सामने आए। दरअसल वैक्सीन की आधी खुराक में 90% तक असर देखने को मिला, जबकि अगले महीने जब वैक्सीन की पूरी खुराक का परीक्षण किया गया तो यह 62% तक इफेक्टिव देखने को मिली। इसके साथ ही अगले महीने के ट्रायल में वैक्सीन 70% तक असरदार साबित हुई। आपको बता दें कि भारत में यह वैक्सीन महाराष्ट्र के पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। सीरम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के साथ मिलकर काम कर रहा है। भारत में यह वैक्सीन कोविशील्ड नाम से उपलब्ध होगी। दरअसल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका कोरोना वैक्सीन कैंडिडेट को कोविशील्ड के तौर पर जाना जाता है। SII और ICMR मिलकर भारत में 15 अलग अलग केंद्रों में कोविशील्ड के 2/3 मेडिकल परीक्षण में जुटे हैं। बीते 31 अक्टूबर को 1600 लोगों को कोविशील्ड के परीक्षण में शामिल किया था। मॉडर्ना भी एक कोरोना वैक्सीन है जो अगले साल अप्रैल तक भारतीय बाजारों में दिखाई दे सकती है। हालांकि पहले दिसंबर तक इसकी उपलब्धता का दावा किया जा रहा था। ट्रायल के दौरान मॉडर्ना 94.5% तक असरदार साबित हुई है। मॉडर्ना इंक के अनुसार इस वैक्सीन की कीमत प्रति डोज $25 से $37, 1854 से 2744 रुपये के करीब रखी जा सकती है। हालांकि यह वैक्सीन के ऑर्डर पर भी निर्भर करेगा। जितनी मात्रा में इस वैक्सीन का ऑर्डर मिलेगा उसकी कीमत भी उसी बेस पर तय की जाएगी। कंपनी का दावा है कि यह वैक्सीन कोरोना वायरस को रोकने में 94.5% तक असरदार साबित हुई है। फाइजर इंक की कोरोना वैक्सीन भी ट्रायल की फाइनल स्टेज में है। ट्रायल में सामने आया है कि फाइजर वैक्सीन कोरोना वायरस को रोकने में 95% तक कामयाब है। कंपनी ने दावा किया है कि फाइजर के पास 2 महीने का जरूरी सेफ्टी डाटा है। जानकारी के अनुसार फाइजर दिसंबर 2020 तक वैक्सीन मार्केट में उतार सकती है। भारत ने इस वैक्सीन के 150 करोड़ डोज एडवांस बुक की है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वैक्सीन डोज बुकिंग के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। यह रिपोर्ट ड्यूक यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च पर आधारित है। रिपोर्ट के अनुसार वैक्सीन खरीद की इस डील में पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर EU और तीसरे पर भारत है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पूरे विश्व में 150 से ज्यादा कंपनियां वैक्सीन करने में जुटी हैं। भारती सिंह के बाद उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को NCB ने किया गिरफ्तार। ड्रग्स लेने की बात कबूली। शनिवार को भारती सिंह के घर पर NCB का छापा पड़ा। तलाशी के दौरान NCB को गांजा बरामद हुआ। पूछताछ के बाद NCB ने भारती सिंह को गिरफ्तार किया। टीवी की पॉपुलर कॉमेडियन भारती सिंह ड्रग्स मामले में शनिवार को गिरफ्तार हो चुकी हैं। वहीं लंबी पूछताछ के बाद उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने पूछताछ में ड्रग्स लेने की बात कबूली है। भारती सिंह और हर्ष का नाम एक ड्रग पेडलर ने पूछताछ के दौरान लिया था, जिसके बाद NCB के अधिकारियों ने शनिवार की सुबह 7 बजे भारती सिंह के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स स्थित घर एवं कार्यालय पर छापा मारा। पूछताछ के बाद भारती को किया था गिरफ्तार। भारती के घर पर 6.5 घंटे तक तलाशी चली, जिसमें NCB को गांजा बरामद हुआ। NCB ने घर पर तलाशी के दौरान भारती और हर्ष से सवाल किए, जिसमें वह सही से जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद NCB ने दोनों को बेलाड एस्टेट स्थित कार्यालय में ले जाकर पूछताछ की। यहां भारती सिंह से करीब 4.5 घंटे तक पूछताछ चली और उसके बाद भारती को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद अब उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को भी NCB गिरफ्तार कर चुकी है। घर से गांजा हुआ बरामद। NCB के अधिकारी ने बताया कि भारती के घर पर तलाशी मनोरंजन उद्योग में ड्रग्स का कथित सेवन की NCB द्वारा चल रही जांच के तहत ली गई।
एनसीबी के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े के नेतृत्व में एक टीम ने विशेष जानकारी के आधार पर भारती सिंह के अंधेरी स्थित लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स स्थित आवास की तलाशी ली। तलाशी में भारती के घर से 86.5 ग्राम गांजा बरामद किया गया। सोशल मीडिया पर हुआ बवाल। भारती सिंह और हर्ष का ड्रग्स केस में नाम सामने आने के बाद से सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। उनके फैंस को इससे बड़ा झटका लगा है। भारती की लाखों करोड़ों में फैन फॉलोइंग है। ऐसे में कई लोग उनके सपोर्ट में बोल रहे हैं तो कई लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। बता दें कि एनसीबी ड्रग्स मामले में अब तक फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के कई सितारों को शिकंजे में ले चुकी है। भारती टीवी इंडस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा नाम है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पूछताछ के दौरान भारती और भी कई नामों का खुलासा कर सकती हैं। अमीर बनने के लिए 14 आईफोन 12 लेकर फरार हुआ डिलीवरी बॉय, फिर किया कुछ ऐसा, जानकर होगा आश्चर्य। 14 आईफोन 12 प्रो मैक्स लेकर हुआ फरार। 2 आईफोन बेच किए अपने लग्जरी शौक पूरे। एप्पल स्टोर ने डिलीवरी बॉय को बैन कर थमाया ब्लैक नोटिस। एप्पल कंपनी के आईफोन यूजर्स के बीच काफी लोकप्रिय हैं। आईफोन की गिनती लग्जरी प्रोडक्ट में होती है और इसे स्टेटस सिंबल भी माना जाता है। कई बार इस तरह की खबरें सामने आई हैं कि लोग आईफोन खरीदने के लिए किसी भी हद को पार कर देते हैं। हाल ही खबर आई थी कि एक व्यक्ति ने आईफोन खरीदने के लिए अपनी किडनी बेच दी। अब एक डिलीवरी बॉय 18 लाख के आईफोन 12 लेकर फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया। डिलीवरी बॉय का डोला ईमान। मामला चीन का है। यहाँ एक डिलीवरी बॉय का आईफोन को लेकर ईमान डोल गया। उसे कुछ आईफोन 12 प्रो मैक्स डिलीवर करने थे, लेकिन वह उन आईफोन्स को लेकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि उन आईफोन्स की कीमत करीब 18 लाख के रुपए है। हालांकि फरार होने के थोड़ी देर बाद ही उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डिलीवरी बॉय का नाम टैंग बताया जा रहा है। कैंसिल किए सभी ऑर्डर। रिपोर्ट के अनुसार मिचुअन डायनपिंग डिलीवरी की ओर से डिलीवरी बॉय टैंग को 14 आईफोन 12 प्रो मैक्स डिलीवर करने के लिए दिए गए थे। ये सभी ऑर्डर 14 नवंबर को प्लेस किए गए थे। ऑर्डर मिलने के बाद टैंग ने सभी 14 आईफोन 12 प्रो मैक्स के ऑर्डर कैंसिल कर दिए, लेकिन उसने वे आईफोन कंपनी को वापस नहीं किए और उन्हें लेकर फरार हो गया। एक आईफोन से चुकाया दोस्त का कर्ज। रिपोर्ट के मुताबिक टैंग ने एक आईफोन 12 प्रो मैक्स कर्ज चुकाने के लिए अपने दोस्त को दे दिया। वहीं एक बॉक्स को खुद ओपन कर लिया। इसके अलावा टैंग ने 9,500 चीनी युआन यानी करीब 1,07,222 रुपये और 7,000 चीनी युआन यानी करीब 79,032 रुपये में बेच दिए BMW कार की सवारी की। इसके बाद उसने बेचे गए आईफोन के पैसे से एक BMW कार किराए पर ली और सैर करने निकल गया। इस कार का किराया प्रतिदिन 600 चीनी युआन यानी करीब 6,772 रुपये चुकाया। साथ ही उसने बचे हुए पैसों में से खुद के लिए महंगे कपड़े भी खरीदे। हालांकि पुलिस ने टैंग को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया। वहीं एप्पल स्टोर ने टैंग को बैन कर उसे एक ब्लैक नोटिस भी जारी कर दिया है। खुशखबरी, कोरोना संक्रमण में कम से कम 60% प्रभावी साबित होगी कोवैक्सीन। ऐसे करेगी काम। देश में जारी कोरोना संक्रमण के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। कोरोना वैक्सीन विकसित करने की दिशा में भारत को मिली सफलता। देश में जारी कोरोना संक्रमण कोरोना वायरस के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। कोरोना वैक्सीन विकसित करने की दिशा में भारत को बड़ी सफलता लगी है। भारतीय कंपनी बायोटेक भारत बायोटेक ने रविवार को जानकारी देते हुए बताया कि भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का प्रभाव कम से कम 60% होगा। आपको बता दें कि भारत बायोटेक और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR मिलकर एक कोवैक्सीन नाम की एक कोरोना वैक्सीन विकसित कर रहे हैं। इस वैक्सीन के ट्रायल के 2 चरण पूरे हो चुके हैं, जबकि तीसरा चरण भी जल्द ही कंप्लीट कर लिया जाएगा। प्रभाव 60% से अधिक होने की भी संभावना। भारत बायोटेक में क्वालिटी ऑपरेशंस के चीफ साइडी प्रसाद के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन USFDA और भारत के सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO ने श्वसन रोग रेस्पिरेटरी डिसीज के टीके को अपनी मंजूरी दे दी है। कंपनी का तो यहां तक कहना है कोरोना वैक्सीन के प्रभावीकरण का टारगेट 60% रखा गया है। हालांकि इसका प्रभाव 60% से अधिक होने की भी संभावना है। 26,000 वॉलंटियर्स पर इस दवाई का परीक्षण। भारत बायोटेक ने कोरोना वायरस की वैक्सीन का तीसरा चरण हाल ही शुरू किया है। तीसरे चरण के अंतर्गत देश भर में 25 सेंटर पर 26,000 वॉलंटियर्स पर इस दवाई का परीक्षण किया जाएगा, जिसके बाद 1 साल तक इन वॉलंटियर्स की निगरानी की जाएगी। आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि देश में कोरोना वायरस के लगभग 91 लाख मामले सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे के बात करें तो देश में 45,000 से अधिक कोरोना के मरीज मिले हैं। कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा असर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में देखने को मिला है, जो बीते एक दिन में 5,879 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 50,000 से कम एक दिवसीय नए मामले। भारत में रविवार को लगातार 15वें दिन कोविड-19 के 50,000 से कम एक दिवसीय नए मामले दर्ज किए गए, जिनके साथ संक्रमण के कुल मामले 90,95,806 हो गए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने रविवार को ये जानकारी दी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में 45,209 नए मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही 43,493 से अधिक रोगियों को रिकवरी के बाद छुट्टी दे दी गई। देश में सक्रिय मामलों में कुल संख्या 4,40,962 है। इस बीमारी से अब तक 85,21,617 लोग ठीक हो चुके हैं। पीएम मोदी का बड़ा बयान। कहा, कोरोना वैक्सीन कब आएगी ये हम तय नहीं कर सकते। कोरोना को लेकर सब कुछ वैज्ञानिकों के हाथ में। हम किसी को राजनीति करने से नहीं रोक सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को 2 चरणों में सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों से कोरोना महामारी के मुद्दे पर बातचीत की।
मुख्यमंत्रियों के बातचीत में उन्होंने बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि हम यह तय नहीं कर सकते कि कोरोना वैक्सीन कब आएगी। इसका निर्धारण देश के वैज्ञानिक ही कर सकते हैं। कोविड-19 वैक्सीन को लेकर सब कुछ वैज्ञानिकों के हाथ में है। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना को लेकर हमारा बेहतर प्रयास जारी है, लेकिन हम इस मुद्दे पर किसी को राजनीति करने से रोक नहीं सकते। वैक्सीन वितरण को लेकर मांगी जानकारी। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है। बातचीत के दौरान कोरोना वैक्सीन के वितरण, प्रबंधन और कोरोना संक्रमण नियंत्रण पर चर्चा की। उन्होंने राज्य में मुख्यमंत्रियों से वैक्सीन वितरण को लेकर अपनी योजना के बारे में जानकारी देने को भी कहा है। फिलहाल पीएम ने मुख्यमंत्रियों से प्रभावी कदम उठाने और लोगों से सावधानी बरतने पर जोर दिया है। गृह मंत्रालय ने कोरोना के खिलाफ जारी की नई गाइडलाइंस, राज्यों को नाइट कर्फ्यू लगाने की छूट। होम मिनिस्ट्री न्यू गाइडलाइंस अगेंस्ट कोरोना। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बुधवार नई गाइडलाइंस जारी किए हैं। गृह मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण के निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह दिशा निर्देश 1 दिसंबर से प्रभावी होंगे और 31 दिसंबर तक लागू रह। कोरोना महामारी, कोरोना एपिडेमिक से पूरी दुनिया जूझ रही है और लगातार कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। भारत में भी कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। राजधानी दिल्ली व कुछ अन्य शहरों में कोरोना संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। अकेले दिल्ली में हर दिन औसतन 7,000 से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। लिहाजा केंद्र व राज्य सरकारों ने मिलकर इस महामारी से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बुधवार नई गाइडलाइंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गाइडलाइंस जारी किए हैं। गृह मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण के निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह दिशा निर्देश 1 दिसंबर से प्रभावी होंगे और 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे। नई गाइडलाइंस में गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना के खिलाफ सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने कोरोना संक्रमण के रोकथाम के उपाय, विभिन्न गतिविधियों पर सौंप और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अनिवार्य उपाय करने के भी निर्देश दिए हैं। राज्यों को मिली नाइट कर्फ्यू लगाने की छूट। गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस में कंटेनमेंट जोन पर खास ध्यान देते हुए ज्यादा सख्ती दिखाई है। सरकार ने इस जोन में सिर्फ आवश्यक गतिविधियों की ही अनुमति दी है। इन क्षेत्रों में पूरे दिसंबर तक सख्ती रहेगी। स्थानीय जिला पुलिस और नगरपालिका अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि कड़ाई के साथ नियमों का पालन कराएं। यह भी कहा गया है कि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकार से संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को थोड़ी सी सहूलियत देते हुए कहा है कि वे कोरोना की स्थिति को देखते हुए अपने आकलन के आधार पर केवल निश्चित क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगा सकते हैं। इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट मूवमेंट पर पाबंदी नहीं। सरकार ने नई दिशा निर्देश में कहा है कि सर्विलांस टीम घर घर जाकर निगरानी करेगी। मंत्रालय ने 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहने की सलाह दी है। इसके अलावा नई गाइडलाइंस में इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट मूवमेंट पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। गाइडलाइंस के तहत किसी भी तरह के कार्यक्रम, चाहे वे धार्मिक हों, सामाजिक हों, खेल से हों आदि सभी तरह के कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। हालांकि राज्य सरकार अपने आकलन के आधार पर इस संख्या को 100 या उससे कम भी कर सकते हैं। स्विमिंग पूल्स, सिनेमा हॉल पर पाबंदियां जारी। नई गाइडलाइंस के तहत कई चीजों पर पाबंदियां जारी रहेगी, जिसमें सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल्स आदि शामिल है। हालांकि सिनेमा हॉल 50% दर्शक क्षमता के साथ चलेंगे और सिर्फ ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूल्स का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके अलावा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भीड़ भाड़ वाली जगह, बाजार, साप्ताहिक बाजार और सार्वजनिक परिवहन में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एक सॉप जारी करेगा, जिसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सख्ती से लागू किया जाएगा। दिल्ली एनसीआर से उत्तराखंड आने वालों की होगी कोरोना टेस्ट, पॉजिटिव को नहीं मिलेगा प्रवेश। दिल्ली में कोरोना संक्रमण में आई तेजी का असर अब अन्य राज्यों में भी दिख रहा। अब अन्य राज्य दिल्ली से आने वाले लोगों के कोरोना टेस्ट को कर रहे अनिवार्य। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण, कोरोना वायरस इन दिल्ली में आई तेजी का असर अब अन्य राज्यों में भी दिखाई देना लगा है। यही वजह है कि अब अन्य राज्य दिल्ली से आने वाले लोगों के कोरोना टेस्ट, कोरोना वायरस टेस्ट को अनिवार्य कर रहे हैं। इस क्रम में उत्तराखंड सरकार, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने दिल्ली या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से आने वाले लोगों का कोरोना टेस्ट कराने का फैसला किया है। इस दौरान अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको राज्य में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। उत्तराखंड में लॉकडाउन लगाने से इनकार। उत्तराखंड सरकार के अनुसार दिल्ली एनसीआर से आने वाले लोगों के लिए देहरादून एयरपोर्ट, आईएसबीटी और रेलवे स्टेशन पर कोरोना टेस्ट कराने की। कोरोना का सबसे ज्यादा प्रभाव दिल्ली में, वैक्सीन आने तक स्कूल बंद रहेंगे। गुरुवार को कोरोना के 44,489 नए मामले रिपोर्ट किए गए। 524 संक्रमितों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा दिल्ली में वायरस का प्रभाव है। यहां संक्रमितों की संख्या 5,45,787 हो गई है। महाराष्ट्र में 65, पश्चिम बंगाल में 51 हुई है। देश में एक्टिव केस 4,52,344 है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर अमेरिका समेत कई देशों में शुरू है। देश में भी दिवाली के बाद से कोरोना के नए मामलों में लगातार वृद्धि जारी है। गुरुवार को कोरोना के 44,489 नए मामले रिपोर्ट किए गए। 524 संक्रमितों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा दिल्ली में वायरस का प्रभाव है। यहां संक्रमितों की संख्या 5,45,787 हो गई है। 24 घंटे में सबसे ज्यादा 99 मौतें दिल्ली में हुई हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 65, पश्चिम बंगाल में 51 हुई है। देश में एक्टिव केस 4,52,344 है। कुल संक्रमितों का 4.88% है।
60.72% नए केस। 6 राज्यों से केरल में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा 6,491 नए मामले आए हैं। महाराष्ट्र में 6,159 व दिल्ली में 5,246 मरीजों की पुष्टि हुई है। देश में 44,489 नए मामलों का 60.72% सिर्फ 6 राज्यों से है। वैक्सीन आने तक दिल्ली में स्कूल बंद। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि कोरोना वैक्सीन आने तक दिल्ली के सभी सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। स्कूल उसी स्थिति में खोले जाएंगे जब स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में होगी। जैन ने कहा कि फिलहाल दिल्ली में सरकारी स्कूल खोले जाने की कोई स्थिति नहीं है। उन्होंने आशा जताई कि कोरोना की वैक्सीन जल्द आ सकती है। किसान आंदोलन। दिल्ली की सीमाएं सील। सीआरपीएफ तैनात। पुलिस ने दिल्ली से लगती सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी है। दिल्ली मेट्रो ने भी सतर्कता के लिहाज से एडवाइजरी जारी की है। प्रदर्शनकारियों को दिल्ली में प्रवेश की इजाजत नहीं। कृषि संबंधी कानूनों के विरोध में बड़ी संख्या में पंजाब के किसान दिल्ली के पास पहुंच गए हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को देखते हुए दिल्ली फरीदाबाद की सीमाएं सील कर दी गई हैं। बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवान और पुलिसकर्मियों को सुरक्षा के लिहाज से तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस को भी सुरक्षा के लिहाज से सतर्क रहने को कहा गया है। बताया जा रहा है कि किसान दिल्ली पहुंचने में सफल रहे तो इसका असर दिल्ली मेट्रो सेवा पर भी हो सकता है। कृषि कानूनों के खिलाफ हैं किसान। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानूनों के खिलाफ मार्च निकालते हुए किसान दिल्ली आ रहे हैं। मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब और हरियाणा के किसान एक साथ बुधवार को दिल्ली पहुंच रहे हैं। वहीं किसानों के दिल्ली चलो मार्च को विफल बनाने के लिए बुधवार को हरियाणा ने पंजाब से सटे अपनी सीमा पर अवरोधक लगा दिए हैं। पड़ोसी राज्य के साथ बस सेवा को भी निलंबित कर दिया गया है। हरियाणा पुलिस ने किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए अंबाला और कुरुक्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग पर पानी की बौछारों का भी उपयोग किया है। क्या दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगने की तैयारी? केजरीवाल सरकार ने एचसी को दिया यह जवाब। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ रही कोरोना वायरस मरीजों की संख्या। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए दिल्ली में लगाया जा सकता है नाइट कर्फ्यू। नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस इन दिल्ली का खतरा तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि केजरीवाल गवर्नमेंट ने दिल्ली के अति व्यस्त और भीड़भाड़ भरे बाजारों को बंद कर दिया है। इसके साथ ही राजधानी में नाइट कर्फ्यू इन दिल्ली लगाने की संभावना भी प्रबल होती जा रही है। गुरुवार को केजरीवाल सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि राजधानी में कोरोना की भयावह स्थिति को ध्यान में रखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। हालांकि अभी इस संबंध कोई निर्णय नहीं लिया गया है। वहीं हाई कोर्ट ने टेस्टिंग बढ़ाने की मांग की याचिका पर सुनवाई करते हुए स्टेटस रिपोर्ट में उचित जानकारी नहीं देने पर दिल्ली सरकार से नाराजगी जताई है। हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि स्टेटस रिपोर्ट में न तो हम बेड की कुल संख्या पढ़ सकते हैं और न ही इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो मिटा दी गई है। इसकी प्रिंटिंग भी साफ नहीं है, जिसकी वजह से इसको पढ़ा नहीं जा सकता है। दिल्ली के कोविड हेल्थ केयर सेंटर में बेड्स खाली। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से सवाल किया कि कोरोना संकट के बीच भी दिल्ली के कोविड हेल्थ केयर सेंटर में बेड्स खाली पड़े होने का क्या कारण है। इसके साथ ही सरकार ने हेल्थ केयर सेंटर के प्रचार के लिए विज्ञापन का क्या माध्यम अपनाया। इसके जवाब में दिल्ली सरकार ने कहा कि सभी इस संबंध में पूर्व जानकारी दिल्ली फाइट कोरोना वेबसाइट पर उपलब्ध है। यही नहीं, हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से दूसरे शहरों की तरह नाइट या वीकली कर्फ्यू लगाने के बारे में भी पूछा। इस पर सरकार की ओर से अदालत को बताया कि अभी कर्फ्यू को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन आगे कोरोना के हालात बिगड़ने पर कोई फैसला लिया जा सकता है। कोरोना के नियमों का उल्लंघन। इस दौरान हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से यह भी पूछा कि कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों से वसूली जाने वाले जुर्माने की रकम का क्या किया जा रहा है। उस पैसे का इस्तेमाल अच्छे कामों में किया जाना चाहिए। COVID-19 वैक्सीन। भारत में कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण की तैयारी। अब तक का फुल अपडेट। भारत में कोरोना वायरस के केस 91 लाख के पार। कोरोना वैक्सीन पर अब अंतिम चरण में पहुंचा काम। सर्दियां बढ़ते ही भारत में कोरोना वायरस इन इंडिया के संक्रमण में भी तेजी आई है। इसका नतीजा यह है कि देश में COVID-19 के केस 91 लाख के आंकड़े को पार कर गए हैं। इसके साथ ही भारत में कोरोना वायरस केस इन इंडिया के कारण 1,30,000 लोग काल के गाल में समा चुके हैं। इन हालातों के बीच देशवासियों को COVID-19 की वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि देश में फिलहाल कोरोना की कई वैक्सीन पर काम चल रहा है और उनका प्रोसेस अंतिम दौर में है। इनमें से फरवरी 2021 तक 2 वैक्सीन भारतीय बाजारों में अपनी उपलब्धता बना सकती है। कोवैक्सीन भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR और निजी कंपनी भारत बायोटेक के संयुक्त प्रयास से भारत में कोरोना वैक्सीन COVAXIN विकसित की जा रही है। कोवैक्सीन के ट्रायल का तीसरा और अंतिम चरण शुरू हो चुका है। यह स्वदेशी कोरोना वैक्सीन अगले साल फरवरी या मार्च तक देशवासियों के लिए उपलब्ध हो सकती है। एक अनुमान के मुताबिक कोवैक्सीन से जुलाई तक 20 से 25 करोड़ लोगों को सीधा फायदा पहुंचेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार यह भारत की सबसे उन्नत प्रयोगात्मक टीका है। हालांकि शुरुआत में यह वैक्सीन उन लोगों को पहले दी जाएगी जो हाई रिस्क जोन में है। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ने जानकारी दी है कि एस्ट्राजेनेका कोविड-19 से बचाव में 90% असरदार साबित हुई है। आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट भारत में ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कोरोना वैक्सीन विकसित करने पर काम कर रहा है।
ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की ओर से बताया गया कि यूनाइटेड किंगडम और ब्राजील में जब कोरोना वैक्सीन AZD1222 पर परीक्षण किया गया तो चौंकाने वाले परिणाम सामने आए। दरअसल वैक्सीन की आधी खुराक में 90% तक असर देखने को मिला, जबकि अगले महीने जब वैक्सीन की पूरी खुराक का परीक्षण किया गया तो यह 62% तक इफेक्टिव देखने को मिली। इसके साथ ही अगले महीने के ट्रायल में वैक्सीन 70% तक असरदार साबित हुई। आपको बता दें कि भारत में यह वैक्सीन महाराष्ट्र के पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। सीरम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के साथ मिलकर काम कर रहा है। भारत में यह वैक्सीन कोविशील्ड नाम से उपलब्ध होगी। दरअसल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका कोरोना वैक्सीन कैंडिडेट को कोविशील्ड के तौर पर जाना जाता है। SII और ICMR मिलकर भारत में 15 अलग अलग केंद्रों में कोविशील्ड के 2/3 मेडिकल परीक्षण में जुटे हैं। बीते 31 अक्टूबर को 1600 लोगों को कोविशील्ड के परीक्षण में शामिल किया था। मॉडर्ना भी एक कोरोना वैक्सीन है जो अगले साल अप्रैल तक भारतीय बाजारों में दिखाई दे सकती है। हालांकि पहले दिसंबर तक इसकी उपलब्धता का दावा किया जा रहा था। ट्रायल के दौरान मॉडर्ना 94.5% तक असरदार साबित हुई है। मॉडर्ना इंक के अनुसार इस वैक्सीन की कीमत प्रति डोज $25 से $37 1854 से $2744 के करीब रखी जा सकती है। हालांकि यह वैक्सीन के ऑर्डर पर भी निर्भर करेगा। जितनी मात्रा में इस वैक्सीन का ऑर्डर मिलेगा उसकी कीमत भी उसी बेस पर तय की जाएगी। कंपनी का दावा है कि यह वैक्सीन कोरोना वायरस को रोकने में 94.5% तक असरदार साबित हुई है। फाइजर इंक की कोरोना वैक्सीन भी ट्रायल की फाइनल स्टेज में है। ट्रायल में सामने आया है कि फाइजर वैक्सीन कोरोना वायरस को रोकने में 95% तक कामयाब है। कंपनी ने दावा किया है कि फाइजर के पास 2 महीने का जरूरी सेफ्टी डाटा है। जानकारी के अनुसार फाइजर दिसंबर 2020 तक वैक्सीन मार्केट में उतार सकती है। भारत ने इस वैक्सीन के 150 करोड़ डोज एडवांस बुक की है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वैक्सीन डोज बुकिंग के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। यह रिपोर्ट ड्यूक यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च पर आधारित है। रिपोर्ट के अनुसार वैक्सीन खरीद की इस डील में पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर EU और तीसरे पर भारत है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पूरे विश्व में 150 से ज्यादा कंपनियां वैक्सीन करने में जुटी हैं। भारती सिंह के बाद उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को NCB ने किया गिरफ्तार, ड्रग्स लेने की बात कबूली। शनिवार को भारती सिंह के घर पर NCB का छापा पड़ा। तलाशी के दौरान NCB को गांजा बरामद हुआ। पूछताछ के बाद NCB ने भारती सिंह को गिरफ्तार किया। टीवी की पॉपुलर कॉमेडियन भारती सिंह ड्रग्स मामले में शनिवार को गिरफ्तार हो चुकी हैं। वहीं लंबी पूछताछ के बाद उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने पूछताछ में ड्रग्स लेने की बात कबूली है। भारती सिंह और हर्ष का नाम एक ड्रग पेडलर ने पूछताछ के दौरान लिया था, जिसके बाद NCB के अधिकारियों ने शनिवार की सुबह 7 बजे भारती सिंह के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स स्थित घर एवं कार्यालय पर छापा मारा। पूछताछ के बाद भारती को किया था गिरफ्तार। भारती के घर पर 6.5 घंटे तक तलाशी चली, जिसमें NCB को गांजा बरामद हुआ। NCB ने घर पर तलाशी के दौरान भारती और हर्ष से सवाल किए, जिसमें वह सही से जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद NCB ने दोनों को बेलाड एस्टेट स्थित कार्यालय में ले जाकर पूछताछ की। यहां भारती सिंह से करीब 4.5 घंटे तक पूछताछ चली और उसके बाद भारती को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद अब उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को भी NCB गिरफ्तार कर चुकी है। घर से गांजा हुआ बरामद। NCB के अधिकारी ने बताया कि भारती के घर पर तलाशी मनोरंजन उद्योग में ड्रग्स का कथित सेवन की NCB द्वारा चल रही जांच के तहत ली गई। NCB के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े के नेतृत्व में एक टीम ने विशेष जानकारी के आधार पर भारती सिंह के अंधेरी स्थित लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स स्थित आवास की तलाशी ली। तलाशी में भारती के घर से 86.5 ग्राम गांजा बरामद किया गया। सोशल मीडिया पर हुआ बवाल। भारती सिंह और हर्ष का ड्रग्स केस में नाम सामने आने के बाद से सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। उनके फैंस को इससे बड़ा झटका लगा है। भारती की लाखों करोड़ों में फैन फॉलोइंग है। ऐसे में कई लोग उनके सपोर्ट में बोल रहे हैं तो कई लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। बता दें कि NCB ड्रग्स मामले में अब तक फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के कई सितारों को शिकंजे में ले चुकी है। भारती टीवी इंडस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा नाम है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पूछताछ के दौरान भारती और भी कई नामों का खुलासा कर सकती हैं। अमीर बनने के लिए 14 आईफोन 12 लेकर फरार हुआ डिलीवरी बॉय, फिर किया कुछ ऐसा, जानकर होगा आश्चर्य। 14 आईफोन 12 प्रो मैक्स लेकर हुआ फरार। 2 आईफोन बेच किए अपने लग्जरी शौक पूरे। एप्पल स्टोर ने डिलीवरी बॉय को बैन कर थमाया ब्लैक नोटिस। एप्पल कंपनी के आईफोन यूजर्स के बीच काफी लोकप्रिय हैं। आईफोन की गिनती लग्जरी प्रोडक्ट में होती है और इसे स्टेटस सिंबल भी माना जाता है। कई बार इस तरह की खबरें सामने आई हैं कि लोग आईफोन खरीदने के लिए किसी भी हद को पार कर देते हैं। हाल ही खबर आई थी कि एक व्यक्ति ने आईफोन खरीदने के लिए अपनी किडनी बेच दी। अब एक डिलीवरी बॉय 18 लाख के आईफोन 12 लेकर फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया। डिलीवरी बॉय का डोला ईमान। मामला चीन का है। यहाँ एक डिलीवरी बॉय का आईफोन को लेकर ईमान डोल गया। उसे कुछ आईफोन 12 प्रो मैक्स डिलीवर करने थे, लेकिन वह उन आईफोन्स को लेकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि उन आईफोन्स की कीमत करीब 18 लाख के रुपए है। हालांकि फरार होने के थोड़ी देर बाद ही उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डिलीवरी बॉय का नाम टैंक बताया जा रहा है। कैंसिल किए सभी ऑर्डर। रिपोर्ट के अनुसार मिचुअन डायनपिंग डिलीवरी की ओर से डिलीवरी बॉय टैंक को 14 आईफोन 12 प्रो मैक्स डिलीवर करने के लिए दिए गए थे।
ये सभी ऑर्डर 14 नवंबर को प्लेस किए गए थे। ऑर्डर मिलने के बाद टैंग ने सभी 14 आईफोन 12 प्रो मैक्स के ऑर्डर कैंसिल कर दिए, लेकिन उसने वे आईफोन कंपनी को वापस नहीं किए और उन्हें लेकर फरार हो गया। एक आईफोन से चुकाया दोस्त का कर्ज। रिपोर्ट के मुताबिक टैंग ने एक आईफोन 12 प्रो मैक्स कर्ज चुकाने के लिए अपने दोस्त को दे दिया, वहीं एक बॉक्स को खुद ओपन कर लिया। इसके अलावा टैंग ने 9,500 चीनी युआन यानी करीब 1,07,222 रुपये और 7,000 चीनी युआन यानी करीब 79,032 रुपये में बेच दिए BMW कार की सवारी की। इसके बाद उसने बेचे गए आईफोन के पैसे से एक BMW कार किराए पर ली और सैर करने निकल गया। इस कार का किराया प्रतिदिन 600 चीनी युआन यानी करीब 6,772 रुपये चुकाया। साथ ही उसने बचे हुए पैसों में से खुद के लिए महंगे कपड़े भी खरीदे। हालांकि पुलिस ने टैंग को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया। वहीं एप्पल स्टोर ने टैंग को बैन कर उसे एक ब्लैक नोटिस भी जारी कर दिया है। क्या दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगने की तैयारी? केजरीवाल सरकार ने एचसी को दिया यह जवाब। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ रही कोरोना वायरस मरीजों की संख्या। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए दिल्ली में लगाया जा सकता है नाइट कर्फ्यू। नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस इन दिल्ली का खतरा तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि केजरीवाल गवर्नमेंट ने दिल्ली के अति व्यस्त और भीड़भाड़ भरे बाजारों को बंद कर दिया है। इसके साथ ही राजधानी में नाइट कर्फ्यू इन दिल्ली लगाने की संभावना भी प्रबल होती जा रही है। गुरुवार को केजरीवाल सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि राजधानी में कोरोना की भयावह स्थिति को ध्यान में रखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। हालांकि अभी इस संबंध कोई निर्णय नहीं लिया गया है। वहीं हाई कोर्ट ने टेस्टिंग बढ़ाने की मांग की याचिका पर सुनवाई करते हुए स्टेटस रिपोर्ट में उचित जानकारी नहीं देने पर दिल्ली सरकार से नाराजगी जताई है। हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि स्टेटस रिपोर्ट में न तो हम बेड की कुल संख्या पढ़ सकते हैं और न ही इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो मिटा दी गई है। इसकी प्रिंटिंग भी साफ नहीं है, जिसकी वजह से इसको पढ़ा नहीं जा सकता है। दिल्ली के कोविड हेल्थ केयर सेंटर में बेड्स खाली। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से सवाल किया कि कोरोना संकट के बीच भी दिल्ली के कोविड हेल्थ केयर सेंटर में बेड्स खाली पड़े होने का क्या कारण है। इसके साथ ही सरकार ने हेल्थ केयर सेंटर के प्रचार के लिए विज्ञापन का क्या माध्यम अपनाया। इसके जवाब में दिल्ली सरकार ने कहा कि सभी इस संबंध में पूर्व जानकारी दिल्ली फाइट कोरोना वेबसाइट पर उपलब्ध है। यही नहीं, हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से दूसरे शहरों की तरह नाइट या वीकली कर्फ्यू लगाने के बारे में भी पूछा। इस पर सरकार की ओर से अदालत को बताया कि अभी कर्फ्यू को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन आगे कोरोना के हालात बिगड़ने पर कोई फैसला लिया जा सकता है। कोरोना के नियमों का उल्लंघन। इस दौरान हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से यह भी पूछा कि कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों से वसूली जाने वाले जुर्माने की रकम का क्या किया जा रहा है। उस पैसे का इस्तेमाल अच्छे कामों में किया जाना चाहिए। COVID-19 वैक्सीन। भारत में कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण की तैयारी। अब तक का फुल अपडेट। भारत में कोरोना वायरस के केस 91 लाख के पार। कोरोना वैक्सीन पर अब अंतिम चरण में पहुंचा काम। सर्दियां बढ़ते ही भारत में कोरोना वायरस इन इंडिया के संक्रमण में भी तेजी आई है। इसका नतीजा यह है कि देश में COVID-19 के केस 91 लाख के आंकड़े को पार कर गए हैं। इसके साथ ही भारत में कोरोना वायरस केस इन इंडिया के कारण 1,30,000 लोग काल के गाल में समा चुके हैं। इन हालातों के बीच देशवासियों को COVID-19 की वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि देश में फिलहाल कोरोना की कई वैक्सीन पर काम चल रहा है और उनका प्रोसेस अंतिम दौर में है। इनमें से फरवरी 2021 तक 2 वैक्सीन भारतीय बाजारों में अपनी उपलब्धता बना सकती है। कोवैक्सीन भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR और निजी कंपनी भारत बायोटेक के संयुक्त प्रयास से भारत में कोरोना वैक्सीन COVAXIN विकसित की जा रही है। कोवैक्सीन के ट्रायल का तीसरा और अंतिम चरण शुरू हो चुका है। यह स्वदेशी कोरोना वैक्सीन अगले साल फरवरी या मार्च तक देशवासियों के लिए उपलब्ध हो सकती है। एक अनुमान के मुताबिक कोवैक्सीन से जुलाई तक 20 से 25 करोड़ लोगों को सीधा फायदा पहुंचेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार यह भारत की सबसे उन्नत प्रयोगात्मक टीका है। हालांकि शुरुआत में यह वैक्सीन उन लोगों को पहले दी जाएगी जो हाई रिस्क जोन में है। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ने जानकारी दी है कि एस्ट्राजेनेका कोविड-19 से बचाव में 90% असरदार साबित हुई है। आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट भारत में ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कोरोना वैक्सीन विकसित करने पर काम कर रहा है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की ओर से बताया गया कि यूनाइटेड किंगडम और ब्राजील में जब कोरोना वैक्सीन AZD1222 पर परीक्षण किया गया तो चौंकाने वाले परिणाम सामने आए। दरअसल वैक्सीन की आधी खुराक में 90% तक असर देखने को मिला, जबकि अगले महीने जब वैक्सीन की पूरी खुराक का परीक्षण किया गया तो यह 62% तक इफेक्टिव देखने को मिली। इसके साथ ही अगले महीने के ट्रायल में वैक्सीन 70% तक असरदार साबित हुई। आपको बता दें कि भारत में यह वैक्सीन महाराष्ट्र के पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। सीरम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के साथ मिलकर काम कर रहा है। भारत में यह वैक्सीन कोविशील्ड नाम से उपलब्ध होगी। दरअसल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका कोरोना वैक्सीन कैंडिडेट को कोविशील्ड के तौर पर जाना जाता है। SII और ICMR मिलकर भारत में 15 अलग अलग केंद्रों में कोविशील्ड के 2/3 मेडिकल परीक्षण में जुटे हैं। बीते 31 अक्टूबर को 1600 लोगों को कोविशील्ड के परीक्षण में शामिल किया था।
मॉडर्ना भी एक कोरोना वैक्सीन है जो अगले साल अप्रैल तक भारतीय बाजारों में दिखाई दे सकती है। हालांकि पहले दिसंबर तक इसकी उपलब्धता का दावा किया जा रहा था। ट्रायल के दौरान मॉडर्ना 94.5% तक असरदार साबित हुई है। मॉडर्ना इंक के अनुसार इस वैक्सीन की कीमत प्रति डोज $25 से $37 $1,854 से $2,744 के करीब रखी जा सकती है। हालांकि यह वैक्सीन के ऑर्डर पर भी निर्भर करेगा। जितनी मात्रा में इस वैक्सीन का ऑर्डर मिलेगा उसकी कीमत भी उसी बेस पर तय की जाएगी। कंपनी का दावा है कि यह वैक्सीन कोरोना वायरस को रोकने में 94.5% तक असरदार साबित हुई है। फाइजर इंक की कोरोना वैक्सीन भी ट्रायल की फाइनल स्टेज में है। ट्रायल में सामने आया है कि फाइजर वैक्सीन कोरोना वायरस को रोकने में 95% तक कामयाब है। कंपनी ने दावा किया है कि फाइजर के पास 2 महीने का जरूरी सेफ्टी डाटा है। जानकारी के अनुसार फाइजर दिसंबर 2020 तक वैक्सीन मार्केट में उतार सकती है। भारत ने इस वैक्सीन के 150 करोड़ डोज एडवांस बुक की है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वैक्सीन डोज बुकिंग के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। यह रिपोर्ट ड्यूक यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च पर आधारित है। रिपोर्ट के अनुसार वैक्सीन खरीद की इस डील में पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर ईयू और तीसरे पर भारत है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पूरे विश्व में 150 से ज्यादा कंपनियां वैक्सीन करने में जुटी हैं। भारती सिंह के बाद उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को एनसीबी ने किया गिरफ्तार, ड्रग्स लेने की बात कबूली। शनिवार को भारती सिंह के घर पर एनसीबी का छापा पड़ा। तलाशी के दौरान एनसीबी को गांजा बरामद हुआ। पूछताछ के बाद एनसीबी ने भारती सिंह को गिरफ्तार किया। टीवी की पॉपुलर कॉमेडियन भारती सिंह ड्रग्स मामले में शनिवार को गिरफ्तार हो चुकी हैं। वहीं लंबी पूछताछ के बाद उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने पूछताछ में ड्रग्स लेने की बात कबूली है। भारती सिंह और हर्ष का नाम एक ड्रग पैडलर ने पूछताछ के दौरान लिया था, जिसके बाद एनसीबी के अधिकारियों ने शनिवार की सुबह 7 बजे भारती सिंह के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स स्थित घर एवं कार्यालय पर छापा मारा। पूछताछ के बाद भारती को किया था गिरफ्तार। भारती के घर पर 6.5 घंटे तक तलाशी चली, जिसमें एनसीबी को गांजा बरामद हुआ। एनसीबी ने घर पर तलाशी के दौरान भारती और हर्ष से सवाल किए, जिसमें वह सही से जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद एनसीबी ने दोनों को बेलाड एस्टेट स्थित कार्यालय में ले जाकर पूछताछ की। यहां भारती सिंह से करीब 4.5 घंटे तक पूछताछ चली और उसके बाद भारती को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद अब उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को भी एनसीबी गिरफ्तार कर चुकी है। घर से गांजा हुआ बरामद। एनसीबी के अधिकारी ने बताया कि भारती के घर पर तलाशी मनोरंजन उद्योग में ड्रग्स का कथित सेवन की एनसीबी द्वारा चल रही जांच के तहत ली गई। एनसीबी के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े के नेतृत्व में एक टीम ने विशेष जानकारी के आधार पर भारती सिंह के अंधेरी स्थित लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स स्थित आवास की तलाशी ली। तलाशी में भारती के घर से 86.5 ग्राम गांजा बरामद किया गया। सोशल मीडिया पर हुआ बवाल। भारती सिंह और हर्ष का ड्रग्स केस में नाम सामने आने के बाद से सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। उनके फैंस को इससे बड़ा झटका लगा है। भारती की लाखों करोड़ों में फैन फॉलोइंग है। ऐसे में कई लोग उनके सपोर्ट में बोल रहे हैं तो कई लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। बता दें कि एनसीबी ड्रग्स मामले में अब तक फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के कई सितारों को शिकंजे में ले चुकी है। भारती टीवी इंडस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा नाम है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पूछताछ के दौरान भारती और भी कई नामों का खुलासा कर सकती हैं। अमीर बनने के लिए 14 आईफोन 12 लेकर फरार हुआ डिलीवरी बॉय, फिर किया कुछ ऐसा, जानकर होगा आश्चर्य। 14 आईफोन 12 प्रो मैक्स लेकर हुआ फरार। 2 आईफोन बेच किए अपने लग्जरी शौक पूरे। एप्पल स्टोर ने डिलीवरी बॉय को बैन कर थमाया ब्लैक नोटिस। एप्पल कंपनी के आईफोन यूजर्स के बीच काफी लोकप्रिय हैं। आईफोन की गिनती लग्जरी प्रोडक्ट में होती है और इसे स्टेटस सिंबल भी माना जाता है। कई बार इस तरह की खबरें सामने आई हैं कि लोग आईफोन खरीदने के लिए किसी भी हद को पार कर देते हैं। हाल ही खबर आई थी कि एक व्यक्ति ने आईफोन खरीदने के लिए अपनी किडनी बेच दी। अब एक डिलीवरी बॉय 18 लाख के आईफोन 12 लेकर फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया। डिलीवरी बॉय का डोला ईमान। मामला चीन का है। यहाँ एक डिलीवरी बॉय का आईफोन को लेकर ईमान डोल गया। उसे कुछ आईफोन 12 प्रो मैक्स डिलीवर करने थे, लेकिन वह उन आईफोन्स को लेकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि उन आईफोन्स की कीमत करीब 18 लाख के रुपए है। हालांकि फरार होने के थोड़ी देर बाद ही उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डिलीवरी बॉय का नाम टैंक बताया जा रहा है। कैंसिल किए सभी ऑर्डर। रिपोर्ट के अनुसार मिचुअन डायनपिंग डिलीवरी की ओर से डिलीवरी बॉय टैंक को 14 आईफोन 12 प्रो मैक्स डिलीवर करने के लिए दिए गए थे। ये सभी ऑर्डर 14 नवंबर को प्लेस किए गए थे। ऑर्डर मिलने के बाद टैंक ने सभी 14 आईफोन सिर्फ 13 घंटे में दिल्ली से मुंबई। कहां तक पहुंचा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम। एक्सप्रेसवे के पूरा होने पर दिल्ली मुंबई के बीच की दूरी 150 किलोमीटर कम हो जाएगी। यात्रा का समय भी 24 घंटे से घटकर 13 घंटे रह जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम लगातार जारी है। करीब 1261 किलोमीटर का यह प्रोजेक्ट करीब 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। इसमें 497 किलोमीटर के हिस्से पर काम जारी है और जल्द ही 162 किलोमीटर के एक अन्य हिस्से पर भी काम शुरू होने वाला है। इसके लिए टेंडर जारी हो चुका है। वहीं 569 किलोमीटर हिस्से के लिए बिडिंग की प्रक्रिया जारी है।
8 लेन के इस एक्सप्रेसवे का निर्माण इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन EPC रूट के जरिए किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे के पूरा होने पर दोनों शहरों के बीच की दूरी 150 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी 24 घंटे से घटकर 13 घंटे रह जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 2023-24 तक बनकर तैयार हो सकता है। यही प्रोजेक्ट इस लिहाज से भी अहम हो गया था कि क्योंकि दिल्ली मुंबई नेशनल कॉरिडोर के साथ स्वर्ण चतुर्भुज का NH48 पर भारी भीड़ हो गई है। 6 लेन का यह कॉरिडोर देश के रोड नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस पर औसत ट्रैफिक करीब 80,000 पैसेंजर कार यूनिट PCUS है। एक आकलन के अनुसार यह जल्द ही बढ़कर 100,000 PCUS हो जाएगा। जून की अपनी रिपोर्ट में ब्रोकरेज फर्म क्रेडिट स्विस ने कहा था, ऐसा पहली बार हो रहा है जब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए ग्रीनफील्ड योजना पर काम कर रहा है। इससे प्रोजेक्ट की लागत कम होगी और निर्माण समय भी कम लगेगा। जमीन अधिग्रहण कम करना पड़ा है और कॉरिडोर के लिए लोगों का पुनर्वास भी कम हुआ है। 5 राज्यों से गुजरेगा एक्सप्रेसवे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय मौत ने कहा है कि हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरने वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, अहमदाबाद और वडोदरा की कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी। दूरी और समय कम होने से इसका आर्थिक फायदा भी होने की उम्मीद है। एक्सप्रेसवे से दूरी कम होने से लॉजिस्टिक लागत कॉरिडोर पर करीब 8-9% कम होगी और इससे लाइफटाइम करीब 1 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। दूरी, समय और तेल की खपत कम होगी, इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। कॉरिडोर पर नियंत्रित एक्सेस होगा। दोनों तरह 75 एमिनिटीज का एक नेटवर्क खड़ा करने की योजना बनाई गई है जो 50 किलोमीटर के अंतराल पर होगी। सरकार इस 8 लेन का ऐसे निर्माण कराने का प्रावधान लेकर चल रही है, जिसे भविष्य में 12 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। इसे 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर के लिहाज से डिजाइन किया गया है। हर साल 32 करोड़ लीटर तेल की बचत। सड़क मंत्रालय का अनुमान है कि इस एक्सप्रेसवे से करीब 32 करोड़ लीटर तेल की सालाना बचत होगी। वहीं प्रति लीटर 2.68 किलो का CO2 उत्सर्जन मानकर चले तो हर साल 85.7 करोड़ किलो CO2 उत्सर्जन कम होगा। तुलनात्मक नजरिए से देखें तो इतना उत्सर्जन कम करने के लिए 4 लाख पेड़ की जरूरत होगी। इसमें प्रति एकड़ 80 पेड़ होने चाहिए। इसके लिए वन विभाग को करीब 2 लाख हेक्टेयर की आवश्यकता होगी। भारतमाला परियोजना का पहला फेज। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण भारतमाला परियोजना के पहले चरण के तहत किया जा रहा है। भारतमाला परियोजना के तहत 34,800 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग प्रस्तावित है। इस पर काम 2017 से शुरू हो और इसे अगले 5 साल में पूरा करना है। विश्लेषकों का कहना है कि पहला चरण कम से कम 2 साल लेट होगा। रेटिंग एजेंसी इकरा का कहना है कि यह 2025-26 तक पूरा होगा। देश भर में सामान ढुलाई और यात्री परिवहन के लिए भारतमाला परियोजना एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे से कम होगी 220 किलोमीटर की दूरी। गडकरी की घोषणा। गडकरी ने बताया कि इस एक्सप्रेसवे मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे के बन जाने से जहां ट्रैफिक की समस्या से निजात मिलेगी, वहीं कंटेनर ट्रैफिक के लिए भी जगह मिलेगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे घटाएगा 220 किलोमीटर की दूरी। ट्रैफिक की समस्या से भी मिलेगी निजात, कंटेनर ट्रैफिक के लिए भी हो आसानी। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बना रहे हैं इस एक्सप्रेसवे। अब यह एक्सप्रेसवे JNPT तक जाएगा, पहले सिर्फ ठाणे तक बनना था। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, सेंट्रल मिनिस्टर नितिन गडकरी ने गुरुवार को यह घोषणा की है कि मुंबई दिल्ली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट JNPT तक बढ़ाया जाएगा। पहले इस एक्सप्रेसवे को ठाणे शहर तक ही बनाया जाना था। इस एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां चल सकेंगी। 220 किलोमीटर की दूरी होगी कम। दिल्ली मुंबई हाईवे भारत का फ्लैगशिप एक्सप्रेसवे होगा। इसकी मदद से दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी तकरीबन 220 किलोमीटर कम हो जाएगी। वहीं इस हाईवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ियां चल सकेंगे। राज्य की इस सड़क को बनाने के लिए तकरीबन 7,000 करोड़ का फंड अप्रूव कर दिया गया है। बढ़ाई गई प्रोजेक्ट की कॉस्ट। गडकरी ने बताया कि इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट तकरीबन 5,801 करोड़ रुपए बढ़ा दी गई है। पहले सालाना 2,727 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान था। इससे राज्य में 1,035 किलोमीटर के राष्ट्रीय हाईवे का काम अच्छा और तेज गति से होगा। 429 करोड़ रुपए से 5 बड़े पुल और 10 छोटे पुलों का रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा। सेंट्रल रोड फंड की तरफ से भी 1,800 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। इस दौरान नितिन गडकरी के साथ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राजस्व मंत्री बालासाहेब थोरात और नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे मौजूद थे। राज्य सरकार भी बनी पार्टनर। नितिन गडकरी ने बताया कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के लिए महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी भागीदार होगी। राज्य सरकार को GST में छूट देनी होगी, साथ ही स्टील और सीमेंट की आपूर्ति करनी होगी, वो भी रॉयल्टी फ्री। उन्होंने बताया कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के एक्सटेंशन की वजह से इस प्रोजेक्ट की लागत 15,000 करोड़ रुपए तक बढ़ चुकी है।
गडकरी ने कहा कि हम राज्य सरकार से चाहते थे कि वे 50% पैसे भूमि अधिग्रहण के लिए दें, लेकिन सरकार ने कहा कि हम जीएसटी और रॉयल्टी में छूट देकर अपनी भागीदारी निभाएंगे। वही दिल्ली एक्सप्रेसवे से कम होगी 220 किलोमीटर की दूरी, गडकरी की घोषणा। गडकरी ने बताया कि इस एक्सप्रेसवे मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे के बन जाने से जहां ट्रैफिक की समस्या से निजात मिलेगी, वहीं कंटेनर ट्रैफिक के लिए भी जगह मिलेगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे घटाएगा 220 किलोमीटर की दूरी, ट्रैफिक की समस्या से भी मिलेगी निजात, कंटेनर ट्रैफिक के लिए भी हो आसानी। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बना रहे हैं इस एक्सप्रेसवे। अब यह एक्सप्रेसवे जेएनपीटी तक जाएगा, पहले सिर्फ ठाणे तक बनना था। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, सेंट्रल मिनिस्टर नितिन गडकरी ने गुरुवार को यह घोषणा की है कि मुंबई दिल्ली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जेएनपीटी तक बढ़ाया जाएगा। पहले इस एक्सप्रेसवे को ठाणे शहर तक ही बनाया जाना था। इस एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां चल सकेंगी। 220 किलोमीटर की दूरी होगी कम। दिल्ली मुंबई हाईवे भारत का फ्लैगशिप एक्सप्रेसवे होगा। इसकी मदद से दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी तकरीबन 220 किलोमीटर कम हो जाएगी। वहीं इस हाईवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ियां चल सकेंगे। राज्य की इस सड़क को बनाने के लिए तकरीबन 7,000 करोड़ का फंड अप्रूव कर दिया गया है। बढ़ाई गई प्रोजेक्ट की कॉस्ट। गडकरी ने बताया कि इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट तकरीबन 5,801 करोड़ रुपए बढ़ा दी गई है। पहले सालाना 2,727 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान था। इससे राज्य में 1,035 किलोमीटर के राष्ट्रीय हाईवे का काम अच्छा और तेज गति से होगा। 429 करोड़ रुपए से 5 बड़े पुल और 10 छोटे पुलों का रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा। सेंट्रल रोड फंड की तरफ से भी 1,800 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। इस दौरान नितिन गडकरी के साथ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राजस्व मंत्री बालासाहेब थोरात और नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे मौजूद थे। राज्य सरकार भी बनी पार्टनर। नितिन गडकरी ने बताया कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के लिए महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी भागीदार होगी। राज्य सरकार को जीएसटी में छूट देनी होगी, साथ ही स्टील और सीमेंट की आपूर्ति करनी होगी, वो भी रॉयल्टी फ्री। उन्होंने बताया कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के एक्सटेंशन की वजह से इस प्रोजेक्ट की लागत 15,000 करोड़ रुपए तक बढ़ चुकी है। गडकरी ने कहा कि हम राज्य सरकार से चाहते थे कि वे 50% पैसे भूमि अधिग्रहण के लिए दें, लेकिन सरकार ने कहा कि हम जीएसटी और रॉयल्टी में छूट देकर अपनी भागीदारी निभाएंगे। सिर्फ 13 घंटे में दिल्ली से मुंबई कहां तक पहुंचा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम। एक्सप्रेसवे के पूरा होने पर दिल्ली मुंबई के बीच की दूरी 150 किलोमीटर कम हो जाएगी। यात्रा का समय भी 24 घंटे से घटकर 13 घंटे रह जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम लगातार जारी है। करीब 1,261 किलोमीटर का यह प्रोजेक्ट करीब 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। इसमें 497 किलोमीटर के हिस्से पर काम जारी है और जल्द ही 162 किलोमीटर के एक अन्य हिस्से पर भी काम शुरू होने वाला है। इसके लिए टेंडर जारी हो चुका है। वहीं 569 किलोमीटर हिस्से के लिए बिडिंग की प्रक्रिया जारी है। 8 लेन के इस एक्सप्रेसवे का निर्माण इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन ईपीसी रूट के जरिए किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे के पूरा होने पर दोनों शहरों के बीच की दूरी 150 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी 24 घंटे से घटकर 13 घंटे रह जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 2023-24 तक बनकर तैयार हो सकता है। यही प्रोजेक्ट इस लिहाज से भी अहम हो गया था कि क्योंकि दिल्ली मुंबई नेशनल कॉरिडोर के साथ स्वर्ण चतुर्भुज का NH-48 पर भारी भीड़ हो गई है। 6 लेन का यह कॉरिडोर देश के रोड नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस पर औसत ट्रैफिक करीब 80,000 पैसेंजर कार यूनिट PCUS है। एक आकलन के अनुसार यह जल्द ही बढ़कर 100,000 PCUS हो जाएगा। जून की अपनी रिपोर्ट में ब्रोकरेज फर्म क्रेडिट सुइस ने कहा था, ऐसा पहली बार हो रहा है जब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए ग्रीनफील्ड योजना पर काम कर रहा है। इससे प्रोजेक्ट की लागत कम होगी और निर्माण समय भी कम लगेगा। जमीन अधिग्रहण कम करना पड़ा है और कॉरिडोर के लिए लोगों का पुनर्वास भी कम हुआ है। 5 राज्यों से गुजरेगा एक्सप्रेसवे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय मौत ने कहा है कि हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरने वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, अहमदाबाद और वडोदरा की कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी। दूरी और समय कम होने से इसका आर्थिक फायदा भी होने की उम्मीद है। एक्सप्रेसवे से दूरी कम होने से लॉजिस्टिक लागत कॉरिडोर पर करीब 8-9% कम होगी और इससे लाइफटाइम करीब 1 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। दूरी, समय और तेल की खपत कम होगी, इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। कॉरिडोर पर नियंत्रित एक्सेस होगा। दोनों तरह 75 एमिनिटीज का एक नेटवर्क खड़ा करने की योजना बनाई गई है जो 50 किलोमीटर के अंतराल पर होगी। सरकार इस 8 लेन का ऐसे निर्माण कराने का प्रावधान लेकर चल रही है, जिसे भविष्य में 12 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। इसे 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर के लिहाज से डिजाइन किया गया है।
हर साल 32 करोड़ लीटर तेल की बचत। सड़क मंत्रालय का अनुमान है कि इस एक्सप्रेसवे से करीब 32 करोड़ लीटर तेल की सालाना बचत होगी। वहीं प्रति लीटर 2.68 किलो का CO2 उत्सर्जन मानकर चले तो हर साल 85.7 करोड़ किलो CO2 उत्सर्जन कम होगा। तुलनात्मक नजरिए से देखें तो इतना उत्सर्जन कम करने के लिए 4 लाख पेड़ की जरूरत होगी। इसमें प्रति एकड़ 80 पेड़ होने चाहिए। इसके लिए वन विभाग को करीब 2 लाख हेक्टेयर की आवश्यकता होगी। भारतमाला परियोजना का पहला फेज। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण भारतमाला परियोजना के पहले चरण के तहत किया जा रहा है। भारतमाला परियोजना के तहत 34,800 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग प्रस्तावित है। इस पर काम 2017 से शुरू हो और इसे अगले 5 साल में पूरा करना है। विश्लेषकों का कहना है कि पहला चरण कम से कम 2 साल लेट होगा। रेटिंग एजेंसी इकरा का कहना है कि यह 2025-26 तक पूरा होगा। देश भर में सामान ढुलाई और यात्री परिवहन के लिए भारतमाला परियोजना एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। 13 घंटे में दिल्ली से मुंबई। कहां तक पहुंचा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम। एक्सप्रेसवे के पूरा होने पर दिल्ली मुंबई के बीच की दूरी 150 किलोमीटर कम हो जाएगी। यात्रा का समय भी 24 घंटे से घटकर 13 घंटे रह जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम लगातार जारी है। करीब 1261 किलोमीटर का यह प्रोजेक्ट करीब 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। इसमें 497 किलोमीटर के हिस्से पर काम जारी है और जल्द ही 162 किलोमीटर के एक अन्य हिस्से पर भी काम शुरू होने वाला है। इसके लिए टेंडर जारी हो चुका है। वहीं 569 किलोमीटर हिस्से के लिए बिडिंग की प्रक्रिया जारी है। 8 लेन के इस एक्सप्रेसवे का निर्माण इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन EPC रूट के जरिए किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे के पूरा होने पर दोनों शहरों के बीच की दूरी 150 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी 24 घंटे से घटकर 13 घंटे रह जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 2023-24 तक बनकर तैयार हो सकता है। यही प्रोजेक्ट इस लिहाज से भी अहम हो गया था कि क्योंकि दिल्ली मुंबई नेशनल कॉरिडोर के साथ स्वर्ण चतुर्भुज का NH48 पर भारी भीड़ हो गई है। 6 लेन का यह कॉरिडोर देश के रोड नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस पर औसत ट्रैफिक करीब 80,000 पैसेंजर कार यूनिट PCUS है। एक आकलन के अनुसार यह जल्द ही बढ़कर 100,000 PCUS हो जाएगा। जून की अपनी रिपोर्ट में ब्रोकरेज फर्म क्रेडिट स्विस ने कहा था, ऐसा पहली बार हो रहा है जब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए ग्रीनफील्ड योजना पर काम कर रहा है। इससे प्रोजेक्ट की लागत कम होगी और निर्माण समय भी कम लगेगा। जमीन अधिग्रहण कम करना पड़ा है और कॉरिडोर के लिए लोगों का पुनर्वास भी कम हुआ है। 5 राज्यों से गुजरेगा एक्सप्रेसवे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय मौत ने कहा है कि हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरने वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, अहमदाबाद और वडोदरा की कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी। दूरी और समय कम होने से इसका आर्थिक फायदा भी होने की उम्मीद है। एक्सप्रेसवे से दूरी कम होने से लॉजिस्टिक लागत कॉरिडोर पर करीब 8-9% कम होगी और इससे लाइफटाइम करीब 1 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। दूरी, समय और तेल की खपत कम होगी, इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। कॉरिडोर पर नियंत्रित एक्सेस होगा। दोनों तरह 75 एमिनिटीज का एक नेटवर्क खड़ा करने की योजना बनाई गई है जो 50 किलोमीटर के अंतराल पर होगी। सरकार इस 8 लेन का ऐसे निर्माण कराने का प्रावधान लेकर चल रही है, जिसे भविष्य में 12 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। इसे 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर के लिहाज से डिजाइन किया गया है। हर साल 32 करोड़ लीटर तेल की बचत। सड़क मंत्रालय का अनुमान है कि इस एक्सप्रेसवे से करीब 32 करोड़ लीटर तेल की सालाना बचत होगी। वहीं प्रति लीटर 2.68 किलो का CO2 उत्सर्जन मानकर चले तो हर साल 85.7 करोड़ किलो CO2 उत्सर्जन कम होगा। तुलनात्मक नजरिए से देखें तो इतना उत्सर्जन कम करने के लिए 4 लाख पेड़ की जरूरत होगी। इसमें प्रति एकड़ 80 पेड़ होने चाहिए। इसके लिए वन विभाग को करीब 2 लाख हेक्टेयर की आवश्यकता होगी। भारतमाला परियोजना का पहला फेज। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण भारतमाला परियोजना के पहले चरण के तहत किया जा रहा है। भारतमाला परियोजना के तहत 34,800 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग प्रस्तावित है। इस पर काम 2017 से शुरू हो और इसे अगले 5 साल में पूरा करना है। विश्लेषकों का कहना है कि पहला चरण कम से कम 2 साल लेट होगा। रेटिंग एजेंसी इकरा का कहना है कि यह 2025-26 तक पूरा होगा। देश भर में सामान ढुलाई और यात्री परिवहन के लिए भारतमाला परियोजना एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। दिल्ली एक्सप्रेसवे से कम होगी 220 किलोमीटर की दूरी। गडकरी की घोषणा। गडकरी ने बताया कि इस एक्सप्रेसवे मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे के बन जाने से जहां ट्रैफिक की समस्या से निजात मिलेगी, वहीं कंटेनर ट्रैफिक के लिए भी जगह मिलेगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे घटाएगा 220 किलोमीटर की दूरी। ट्रैफिक की समस्या से भी मिलेगी निजात, कंटेनर ट्रैफिक के लिए भी हो आसानी। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बना रहे हैं इस एक्सप्रेसवे। अब यह एक्सप्रेसवे JNPT तक जाएगा, पहले सिर्फ ठाणे तक बनना था।
केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, सेंट्रल मिनिस्टर नितिन गडकरी ने गुरुवार को यह घोषणा की है कि मुंबई दिल्ली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (JNPT) तक बढ़ाया जाएगा। पहले इस एक्सप्रेसवे को ठाणे शहर तक ही बनाया जाना था। इस एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां चल सकेंगी। 220 किलोमीटर की दूरी होगी कम। दिल्ली मुंबई हाईवे भारत का फ्लैगशिप एक्सप्रेसवे होगा। इसकी मदद से दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी तकरीबन 220 किलोमीटर कम हो जाएगी। वहीं इस हाईवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ियां चल सकेंगे। राज्य की इस सड़क को बनाने के लिए तकरीबन 7,000 करोड़ का फंड अप्रूव कर दिया गया है। बढ़ाई गई प्रोजेक्ट की कॉस्ट। गडकरी ने बताया कि इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट तकरीबन 5,801 करोड़ रुपए बढ़ा दी गई है। पहले सालाना 2,727 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान था। इससे राज्य में 1,035 किलोमीटर के राष्ट्रीय हाईवे का काम अच्छा और तेज गति से होगा। 429 करोड़ रुपए से 5 बड़े पुल और 10 छोटे पुलों का रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा। सेंट्रल रोड फंड की तरफ से भी 1,800 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। इस दौरान नितिन गडकरी के साथ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राजस्व मंत्री बालासाहेब थोरात और नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे मौजूद थे। राज्य सरकार भी बनी पार्टनर। नितिन गडकरी ने बताया कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के लिए महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी भागीदार होगी। राज्य सरकार को GST में छूट देनी होगी, साथ ही स्टील और सीमेंट की आपूर्ति करनी होगी, वो भी रॉयल्टी फ्री। उन्होंने बताया कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के एक्सटेंशन की वजह से इस प्रोजेक्ट की लागत 15,000 करोड़ रुपए तक बढ़ चुकी है। गडकरी ने कहा कि हम राज्य सरकार से चाहते थे कि वे 50% पैसे भूमि अधिग्रहण के लिए दें, लेकिन सरकार ने कहा कि हम GST और रॉयल्टी में छूट देकर अपनी भागीदारी निभाएंगे। 13 घंटे में दिल्ली से मुंबई कहां तक पहुंचा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम। एक्सप्रेसवे के पूरा होने पर दिल्ली मुंबई के बीच की दूरी 150 किलोमीटर कम हो जाएगी। यात्रा का समय भी 24 घंटे से घटकर 13 घंटे रह जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम लगातार जारी है। करीब 1,261 किलोमीटर का यह प्रोजेक्ट करीब 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। इसमें 497 किलोमीटर के हिस्से पर काम जारी है और जल्द ही 162 किलोमीटर के एक अन्य हिस्से पर भी काम शुरू होने वाला है। इसके लिए टेंडर जारी हो चुका है। वहीं 569 किलोमीटर हिस्से के लिए बिडिंग की प्रक्रिया जारी है। 8 लेन के इस एक्सप्रेसवे का निर्माण इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन EPC रूट के जरिए किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे के पूरा होने पर दोनों शहरों के बीच की दूरी 150 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी 24 घंटे से घटकर 13 घंटे रह जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 2023-24 तक बनकर तैयार हो सकता है। यही प्रोजेक्ट इस लिहाज से भी अहम हो गया था कि क्योंकि दिल्ली मुंबई नेशनल कॉरिडोर के साथ स्वर्ण चतुर्भुज का NH-48 पर भारी भीड़ हो गई है। 6 लेन का यह कॉरिडोर देश के रोड नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस पर औसत ट्रैफिक करीब 80,000 पैसेंजर कार यूनिट PCUS है। एक आकलन के अनुसार यह जल्द ही बढ़कर 100,000 PCUS हो जाएगा। जून की अपनी रिपोर्ट में ब्रोकरेज फर्म क्रेडिट सुइस ने कहा था, ऐसा पहली बार हो रहा है जब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए ग्रीनफील्ड योजना पर काम कर रहा है। इससे प्रोजेक्ट की लागत कम होगी और निर्माण समय भी कम लगेगा। जमीन अधिग्रहण कम करना पड़ा है और कॉरिडोर के लिए लोगों का पुनर्वास भी कम हुआ है। 5 राज्यों से गुजरेगा एक्सप्रेसवे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय मौत ने कहा है कि हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरने वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, अहमदाबाद और वडोदरा की कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी। दूरी और समय कम होने से इसका आर्थिक फायदा भी होने की उम्मीद है। एक्सप्रेसवे से दूरी कम होने से लॉजिस्टिक लागत कॉरिडोर पर करीब 8-9% कम होगी और इससे लाइफटाइम करीब 1 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। दूरी, समय और तेल की खपत कम होगी, इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। कॉरिडोर पर नियंत्रित एक्सेस होगा। दोनों तरह 75 एमिनिटीज का एक नेटवर्क खड़ा करने की योजना बनाई गई है जो 50 किलोमीटर के अंतराल पर होगी। सरकार इस 8 लेन का ऐसे निर्माण कराने का प्रावधान लेकर चल रही है, जिसे भविष्य में 12 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। इसे 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर के लिहाज से डिजाइन किया गया है। हर साल 32 करोड़ लीटर तेल की बचत। सड़क मंत्रालय का अनुमान है कि इस एक्सप्रेसवे से करीब 32 करोड़ लीटर तेल की सालाना बचत होगी। सेना के रिटायर्ड कर्मियों के लिए जल्द शुरू होगा टीकाकरण। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी मंजूरी। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में 60 से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों और 45 साल से अधिक उम्र के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अब सेवा अस्पतालों में वयोवृद्धों और सशस्त्र बलों के कर्मियों के आश्रितों के टीकाकरण के लिए मंजूरी दे दी है। कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के बीच तेजी के साथ टीकाकरण अभियान को भी आगे बढ़ाया जा रहा है।
1 मार्च से शुरू हुए टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण में सरकारी अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों के साथ साथ निजी अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों में भी कोरोना टीका लगाया जा रहा है। दूसरे चरण में 60 से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों और 45 साल से अधिक उम्र के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। लेकिन अब इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सेवा अस्पतालों में वयोवृद्धों और सशस्त्र बलों के कर्मियों के आश्रितों के टीकाकरण के लिए मंजूरी दे दी है। सेना की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है कि सशस्त्र बलों की चिकित्सा सुविधाओं के पंजीकरण के पूरा होने के बाद टीकाकरण की प्रक्रिया अगले सप्ताह शुरू होने की संभावना है। बता दें कि कोरोना महामारी के खिलाफ 16 जनवरी को देश भर में टीकाकरण के पहले चरण की शुरुआत की गई थी। पहले चरण में प्राथमिकता के आधार पर स्वास्थ्य कर्मियों और कोरोना वॉरियर्स का टीकाकरण शुरू किया गया था। अब तक 1.94 करोड़ लोगों का हुआ टीकाकरण। आपको बता दें कि टीकाकरण अभियान की शुरुआत होने के बाद से अब तक 1.94 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण हो चुका है। टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण में 5 मार्च को करीब 15 लाख लोगों को कोरोना टीका लगाया गया, जो कि एक दिन में अब तक सबसे अधिक लोगों को टीका लगाने की संख्या है। बता दें कि टीकाकरण की शुरुआत के बाद 13 फरवरी से टीका की दूसरी खुराक लगाने की शुरुआत हुई थी। पहली खुराक लेने के 28 दिन बाद दूसरी खुराक दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार टीकाकरण अभियान के 49वें दिन 5 मार्च कुल 14,92,201 खुराक दी गई। इनमें से 11,99,848 लाभार्थियों, स्वास्थ्य कर्मी और अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर्मी को 18,333 सत्रों में टीके की पहली खुराक दी गई और 2,92,353 कर्मियों को टीके की दूसरी खुराक दी गई। शनिवार सुबह 7 बजे तक प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में 3,57,478 सत्रों में टीके की 1,94,97,704 खुराक दी जा चुकी है। इनमें से 69,15,661 स्वास्थ्य कर्मियों को पहली खुराक दी गई और 33,56,830 स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरी खुराक दी गई। भारत में फिर बड़े कोरोना वायरस के केस, 24 घंटे में इतने लोगों की मौत। भारत में कोरोना वायरस के 15,388 नए केस दर्ज। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 77 लोगों की मौत। देश में अब तक 2.26 करोड़ लोगों को लगा टीका। देश में कोरोना वैक्सीनेशन के बीच कोविड के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मंगलवार को भारत में कोरोना के 15,388 के सामने आए, जबकि 16,596 मरीजों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। पिछले 24 घंटों की बात करें तो इस घातक बीमारी से 77 लोगों की मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 2.26 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। 24 घंटे में कोरोना के 25,320 मामले आए सामने, 161 की मौत। 1,89,897 लोग कोरोना इलाज के बाद घर लौटे। 2,10,544 मरीज देश के अलग अलग अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण का कहर जारी है। हर स्तर पर लगातार प्रयासों के बावजूद कोरोना संक्रमण थम नहीं रहा है। महाराष्ट्र में इसका असर सबसे ज्यादा है। अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हर दिन रिकॉर्ड तोड़ने में लगी है। पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना संक्रमण के 25,320 नए मामले सामने आए हैं। मरीजों की संख्या 1,13,59,048। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,13,59,048 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 25,320 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना संक्रमण की वजह से 161 लोगों की मौत हुई है। नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 1,58,607 हो गई है। वर्तमान में देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या अब 2,10,544 है। कोरोना का इलाज कराने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,09,89,897 है। कोरोना ने फिर बढ़ाई चिंता। 2021 में पहली बार एक दिन में आए 23,000 से ज्यादा केस। 24 घंटे में कोरोना संक्रमित 117 मरीजों की मौत। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,13,08,846। देश भर में कोरोना की रफ्तार ने एक बार फिर सरकार के साथ लोगों की भी चिंता बढ़ा दी है। साल 2021 में पहली बार 24 घंटे के अंदर 23,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। साथ ही गुरुवार को कोरोना संक्रमित 117 मरीजों ने दम तोड़ दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से संक्रमित 23,285 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,13,08,846 हो गई है। वहीं कोरोना से संक्रमित 117 लोगों ने दम तोड़ दिया। नई मौतों के बाद कोरोना से मरने वाले कुल मौतों की संख्या 1,58,306 हो गई है। अभी तक देश में कोरोना संक्रमण से संबंधित सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1,97,237 है। कोरोना इलाज के बाद स्वस्थ होकर घर लौटने वालों की संख्या 1,09,53,303 हो गई है।
दूसरी तरफ देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान भी तेजी से जारी है। इस अभियान के तहत देश में कुल 2,61,64,920 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। 24 घंटे में कोरोना के 25,320 मामले आए सामने। 161 की मौत। 1,89,897 लोग कोरोना इलाज के बाद घर लौटे। 2,10,544 मरीज देश के अलग अलग अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण का कहर जारी है। हर स्तर पर लगातार प्रयासों के बावजूद कोरोना संक्रमण थम नहीं रहा है। महाराष्ट्र में इसका असर सबसे ज्यादा है। अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हर दिन रिकॉर्ड तोड़ने में लगी है। पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना संक्रमण के 25,320 नए मामले सामने आए हैं। मरीजों की संख्या 1,13,59,048। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,13,59,048 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 25,320 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना संक्रमण की वजह से 161 लोगों की मौत हुई है। नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 1,58,607 हो गई है। वर्तमान में देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या अब 2,10,544 है। कोरोना का इलाज कराने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,09,89,897 है। कोरोना ने फिर बढ़ाई चिंता। 2021 में पहली बार एक दिन में आए 23,000 से ज्यादा केस। 24 घंटे में कोरोना संक्रमित 117 मरीजों की मौत। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,13,08,846। देश भर में कोरोना की रफ्तार ने एक बार फिर सरकार के साथ लोगों की भी चिंता बढ़ा दी है। साल 2021 में पहली बार 24 घंटे के अंदर 23,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। साथ ही गुरुवार को कोरोना संक्रमित 117 मरीजों ने दम तोड़ दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से संक्रमित 23,285 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,13,08,846 हो गई है। वहीं कोरोना से संक्रमित 117 लोगों ने दम तोड़ दिया। नई मौतों के बाद कोरोना से मरने वाले कुल मौतों की संख्या 1,58,306 हो गई है। अभी तक देश में कोरोना संक्रमण से संबंधित सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1,97,237 है। कोरोना इलाज के बाद स्वस्थ होकर घर लौटने वालों की संख्या 1,09,53,303 हो गई है। दूसरी तरफ देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान भी तेजी से जारी है। इस अभियान के तहत देश में कुल 2,61,64,920 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। सेना के रिटायर्ड कर्मियों के लिए जल्द शुरू होगा टीकाकरण। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी मंजूरी। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में 60 से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों और 45 साल से अधिक उम्र के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अब सेवा अस्पतालों में वयोवृद्धों और सशस्त्र बलों के कर्मियों के आश्रितों के टीकाकरण के लिए मंजूरी दे दी है। कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के बीच तेजी के साथ टीकाकरण अभियान को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। 1 मार्च से शुरू हुए टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण में सरकारी अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों के साथ साथ निजी अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों में भी कोरोना टीका लगाया जा रहा है। दूसरे चरण में 60 से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों और 45 साल से अधिक उम्र के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। लेकिन अब इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सेवा अस्पतालों में वयोवृद्धों और सशस्त्र बलों के कर्मियों के आश्रितों के टीकाकरण के लिए मंजूरी दे दी है। सेना की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है कि सशस्त्र बलों की चिकित्सा सुविधाओं के पंजीकरण के पूरा होने के बाद टीकाकरण की प्रक्रिया अगले सप्ताह शुरू होने की संभावना है। बता दें कि कोरोना महामारी के खिलाफ 16 जनवरी को देश भर में टीकाकरण के पहले चरण की शुरुआत की गई थी। पहले चरण में प्राथमिकता के आधार पर स्वास्थ्य कर्मियों और कोरोना वॉरियर्स का टीकाकरण शुरू किया गया था। अब तक 1.94 करोड़ लोगों का हुआ टीकाकरण। आपको बता दें कि टीकाकरण अभियान की शुरुआत होने के बाद से अब तक 1.94 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण हो चुका है। टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण में 5 मार्च को करीब 15 लाख लोगों को कोरोना टीका लगाया गया, जो कि एक दिन में अब तक सबसे अधिक लोगों को टीका लगाने की संख्या है। बता दें कि टीकाकरण की शुरुआत के बाद 13 फरवरी से टीका की दूसरी खुराक लगाने की शुरुआत हुई थी। पहली खुराक लेने के 28 दिन बाद दूसरी खुराक दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार टीकाकरण अभियान के 49वें दिन 5 मार्च कुल 14,92,201 खुराक दी गई। इनमें से 11,99,848 लाभार्थियों, स्वास्थ्य कर्मी और अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर्मी को 18,333 सत्रों में टीके की पहली खुराक दी गई और 2,92,353 कर्मियों को टीके की दूसरी खुराक दी गई।
शनिवार सुबह 7 बजे तक प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में 3,57,478 सत्रों में टीके की 1,94,97,704 खुराक दी जा चुकी है। इनमें से 69,15,661 स्वास्थ्य कर्मियों को पहली खुराक दी गई और 33,56,830 स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरी खुराक दी गई। भारत में फिर बड़े कोरोना वायरस के केस, 24 घंटे में इतने लोगों की मौत। भारत में कोरोना वायरस के 15,388 नए केस दर्ज। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 77 लोगों की मौत। देश में अब तक 2.26 करोड़ लोगों को लगा टीका। देश में कोरोना वैक्सीनेशन के बीच कोविड के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मंगलवार को भारत में कोरोना के 15,388 के सामने आए, जबकि 16,596 मरीजों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। पिछले 24 घंटों की बात करें तो इस घातक बीमारी से 77 लोगों की मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 2.26 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। 24 घंटे में कोरोना के 25,320 मामले आए सामने, 161 की मौत। 1,89,897 लोग कोरोना इलाज के बाद घर लौटे। 2,10,544 मरीज देश के अलग अलग अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण का कहर जारी है। हर स्तर पर लगातार प्रयासों के बावजूद कोरोना संक्रमण थम नहीं रहा है। महाराष्ट्र में इसका असर सबसे ज्यादा है। अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हर दिन रिकॉर्ड तोड़ने में लगी है। पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना संक्रमण के 25,320 नए मामले सामने आए हैं। मरीजों की संख्या 1,13,59,048। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,13,59,048 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 25,320 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना संक्रमण की वजह से 161 लोगों की मौत हुई है। नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 1,58,607 हो गई है। वर्तमान में देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या अब 2,10,544 है। कोरोना का इलाज कराने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,09,89,897 है। कोरोना ने फिर बढ़ाई चिंता। 2021 में पहली बार एक दिन में आए 23,000 से ज्यादा केस। 24 घंटे में कोरोना संक्रमित 117 मरीजों की मौत। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,13,08,846। देश भर में कोरोना की रफ्तार ने एक बार फिर सरकार के साथ लोगों की भी चिंता बढ़ा दी है। साल 2021 में पहली बार 24 घंटे के अंदर 23,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। साथ ही गुरुवार को कोरोना संक्रमित 117 मरीजों ने दम तोड़ दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से संक्रमित 23,285 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,13,08,846 हो गई है। वहीं कोरोना से संक्रमित 117 लोगों ने दम तोड़ दिया। नई मौतों के बाद कोरोना से मरने वाले कुल मौतों की संख्या 1,58,306 हो गई है। अभी तक देश में कोरोना संक्रमण से संबंधित सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1,97,237 है। कोरोना इलाज के बाद स्वस्थ होकर घर लौटने वालों की संख्या 1,09,53,303 हो गई है। दूसरी तरफ देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान भी तेजी से जारी है। इस अभियान के तहत देश में कुल 2,61,64,920 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। सेना के रिटायर्ड कर्मियों के लिए जल्द शुरू होगा टीकाकरण। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी मंजूरी। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में 60 से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों और 45 साल से अधिक उम्र के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अब सेवा अस्पतालों में वयोवृद्धों और सशस्त्र बलों के कर्मियों के आश्रितों के टीकाकरण के लिए मंजूरी दे दी है। कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के बीच तेजी के साथ टीकाकरण अभियान को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। 1 मार्च से शुरू हुए टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण में सरकारी अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों के साथ साथ निजी अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों में भी कोरोना टीका लगाया जा रहा है। दूसरे चरण में 60 से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों और 45 साल से अधिक उम्र के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। लेकिन अब इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सेवा अस्पतालों में वयोवृद्धों और सशस्त्र बलों के कर्मियों के आश्रितों के टीकाकरण के लिए मंजूरी दे दी है। सेना की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है कि सशस्त्र बलों की चिकित्सा सुविधाओं के पंजीकरण के पूरा होने के बाद टीकाकरण की प्रक्रिया अगले सप्ताह शुरू होने की संभावना है। बता दें कि कोरोना महामारी के खिलाफ 16 जनवरी को देश भर में टीकाकरण के पहले चरण की शुरुआत की गई थी। पहले चरण में प्राथमिकता के आधार पर स्वास्थ्य कर्मियों और कोरोना वॉरियर्स का टीकाकरण शुरू किया गया था। अब तक 1.94 करोड़ लोगों का हुआ टीकाकरण। आपको बता दें कि टीकाकरण अभियान की शुरुआत होने के बाद से अब तक 1.94 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण हो चुका है।
टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण में 5 मार्च को करीब 15 लाख लोगों को कोरोना टीका लगाया गया, जो कि एक दिन में अब तक सबसे अधिक लोगों को टीका लगाने की संख्या है। बता दें कि टीकाकरण की शुरुआत के बाद 13 फरवरी से टीका की दूसरी खुराक लगाने की शुरुआत हुई थी। पहली खुराक लेने के 28 दिन बाद दूसरी खुराक दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार टीकाकरण अभियान के 49वें दिन 5 मार्च कुल 14,92,201 खुराक दी गई। इनमें से 11,99,848 लाभार्थियों, स्वास्थ्य कर्मी और अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर्मी को 18,333 सत्रों में टीके की पहली खुराक दी गई और 2,92,353 कर्मियों को टीके की दूसरी खुराक दी गई। शनिवार सुबह 7 बजे तक प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में 3,57,478 सत्रों में टीके की 1,94,97,704 खुराक दी जा चुकी है। इनमें से 69,15,661 स्वास्थ्य कर्मियों को पहली खुराक दी गई और 33,56,830 स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरी खुराक दी गई। भारत में फिर बड़े कोरोना वायरस के केस, 24 घंटे में इतने लोगों की मौत। भारत में कोरोना वायरस के 15,388 नए केस दर्ज। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 77 लोगों की मौत। देश में अब तक 2.26 करोड़ लोगों को लगा टीका। देश में कोरोना वैक्सीनेशन के बीच कोविड के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मंगलवार को भारत में कोरोना के 15,388 के सामने आए, जबकि 16,596 मरीजों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। पिछले 24 घंटों की बात करें तो इस घातक बीमारी से 77 लोगों की मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 2.26 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। 24 घंटे में कोरोना के 25,320 मामले आए सामने, 161 की मौत। 1,09,89,897 लोग कोरोना इलाज के बाद घर लौटे। 2,10,544 मरीज देश के अलग अलग अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण का कहर जारी है। हर स्तर पर लगातार प्रयासों के बावजूद कोरोना संक्रमण थम नहीं रहा है। महाराष्ट्र में इसका असर सबसे ज्यादा है। अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हर दिन रिकॉर्ड तोड़ने में लगी है। पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना संक्रमण के 25,320 नए मामले सामने आए हैं। मरीजों की संख्या 1,13,59,048। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,13,59,048 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 25,320 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना संक्रमण की वजह से 161 लोगों की मौत हुई है। नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 1,58,607 हो गई है। वर्तमान में देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या अब 2,10,544 है। कोरोना का इलाज कराने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,09,89,897 है। कोरोना ने फिर बढ़ाई चिंता। 2021 में पहली बार एक दिन में आए 23,000 से ज्यादा केस। 24 घंटे में कोरोना संक्रमित 117 मरीजों की मौत। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,13,08,846। देश भर में कोरोना की रफ्तार ने एक बार फिर सरकार के साथ लोगों की भी चिंता बढ़ा दी है। साल 2021 में पहली बार 24 घंटे के अंदर 23,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। साथ ही गुरुवार को कोरोना संक्रमित 117 मरीजों ने दम तोड़ दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से संक्रमित 23,285 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,13,08,846 हो गई है। वहीं कोरोना से संक्रमित 117 लोगों ने दम तोड़ दिया। नई मौतों के बाद कोरोना से मरने वाले कुल मौतों की संख्या 1,58,306 हो गई है। अभी तक देश में कोरोना संक्रमण से संबंधित सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1,97,237 है। कोरोना इलाज के बाद स्वस्थ होकर घर लौटने वालों की संख्या 1,09,53,303 हो गई है। दूसरी तरफ देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान भी तेजी से जारी है। इस अभियान के तहत देश में कुल 2,61,64,920 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। 24 घंटे में कोरोना के 25,320 मामले आए सामने, 161 की मौत। 1,09,89,897 लोग कोरोना इलाज के बाद घर लौटे। 2,10,544 मरीज देश के अलग अलग अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण का कहर जारी है। हर स्तर पर लगातार प्रयासों के बावजूद कोरोना संक्रमण थम नहीं रहा है। महाराष्ट्र में इसका असर सबसे ज्यादा है। अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हर दिन रिकॉर्ड तोड़ने में लगी है। दिल्ली में रात का कर्फ्यू लगाने पर पूछा सवाल, हाई कोर्ट ने जरूरी कदम उठाने को कहा। स्टेटस रिपोर्ट में उचित जानकारी नहीं देने पर हाई कोर्ट ने तगड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा कि कुछ हिस्सों या अन्य उपायों को अपनाने की आवश्यकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने लगातार बढ़ रहे कोरोना मामले को लेकर चिंता व्यक्त की है।
उसका कहना है कि अब दिल्ली सरकार के लिए यह जरूरी हो गया है कि यहां पर रात का कर्फ्यू लगाया जाए। इसके कुछ हिस्सों या अन्य उपायों को अपनाने की आवश्यकता है। दिल्ली सरकार से हाई कोर्ट इस पहलू पर बिना समय गंवाए लागू करने का आग्रह करता है। कोरोना मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से इससे निपटने के उपाय के बारे में पूछा था। इस मामले में दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि कोरोना महामारी के मद्देनजर किसी भी प्रकार के कर्फ्यू को लागू करने पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन इस पर कोरोना संक्रमण के आधार पर फैसला लिया जा सकता है। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को स्टेटस रिपोर्ट में उचित जानकारी नहीं देने पर तगड़ी फटकार लगाई थी। हाई कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। बीते 24 घंटों में 4,998 कोरोना पॉजिटिव मामले, 89 लोगों की मौत। यहां पर कुल मामले 5,61,742 हो चुके हैं। मरने वालों की संख्या 8,998 तक पहुंच चुकी है। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बीते 24 घंटे में 4,998 नए कोविड-19 मामले सामने आए हैं। वहीं एक दिन में 89 लोगों की मौत हो चुकी है। यहां पर कुल मामले 5,61,742 हो चुके हैं। यहां पर कुल मृत्यु 8,998 तक पहुंच चुकी है। वहीं सक्रिय मामले 36,578 तक पहुंच चुके हैं। आंकड़े खतरनाक। हाई कोर्ट। दिल्ली के 33 प्राइवेट अस्पतालों में 80% आईसीयू बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रखने का आदेश दिया गया है। राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई पर हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में आंकड़े बेहद खतरनाक स्तर पर है। जस्टिस नवीन चावला ने आगे की सुनवाई के लिए मामले को 9 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध कर लिया है। उन्होंने कहा, हमें पता है, फिलहाल आंकड़े खतरनाक हैं। सरकारी डेटा के अनुसार दिल्ली में लगातार मौत का आंकड़ा 100 को छू रहा है। कोरोना का सबसे ज्यादा प्रभाव दिल्ली में। वैक्सीन आने तक स्कूल बंद रहेंगे। गुरुवार को कोरोना के 44,489 नए मामले रिपोर्ट किए गए। 524 संक्रमितों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा दिल्ली में वायरस का प्रभाव है। यहां संक्रमितों की संख्या 5,45,787 हो गई है। महाराष्ट्र में 65, पश्चिम बंगाल में 51 हुई है। देश में एक्टिव केस 4,52,344 है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर अमेरिका समेत कई देशों में शुरू है। देश में भी दिवाली के बाद से कोरोना के नए मामलों में लगातार वृद्धि जारी है। गुरुवार को कोरोना के 44,489 नए मामले रिपोर्ट किए गए। 524 संक्रमितों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा दिल्ली में वायरस का प्रभाव है। यहां संक्रमितों की संख्या 5,45,787 हो गई है। 24 घंटे में सबसे ज्यादा 99 मौतें दिल्ली में हुई हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 65, पश्चिम बंगाल में 51 हुई है। देश में एक्टिव केस 4,52,344 है। कुल संक्रमितों का 4.88% है। 60.72% नए केस 6 राज्यों से। केरल में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा 6,491 नए मामले आए हैं। महाराष्ट्र में 6,159 व दिल्ली में 5,246 मरीजों की पुष्टि हुई है। देश में 44,489 नए मामलों का 60.72% सिर्फ 6 राज्यों से है। वैक्सीन आने तक दिल्ली में स्कूल बंद। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि कोरोना वैक्सीन आने तक दिल्ली के सभी सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। स्कूल उसी स्थिति में खोले जाएंगे जब स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में होगी। जैन ने कहा कि फिलहाल दिल्ली में सरकारी स्कूल खोले जाने की कोई स्थिति नहीं है। उन्होंने आशा जताई कि कोरोना की वैक्सीन जल्द आ सकती है। किसान आंदोलन। दिल्ली की सीमाएं सील। सीआरपीएफ तैनात। पुलिस ने दिल्ली से लगती सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी है। दिल्ली मेट्रो ने भी सतर्कता के लिहाज से एडवाइजरी जारी की है। प्रदर्शनकारियों को दिल्ली में प्रवेश की इजाजत नहीं। कृषि संबंधी कानूनों के विरोध में बड़ी संख्या में पंजाब के किसान दिल्ली के पास पहुंच गए हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को देखते हुए दिल्ली फरीदाबाद की सीमाएं सील कर दी गई हैं। बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवान और पुलिसकर्मियों को सुरक्षा के लिहाज से तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस को भी सुरक्षा के लिहाज से सतर्क रहने को कहा गया है। बताया जा रहा है कि किसान दिल्ली पहुंचने में सफल रहे तो इसका असर दिल्ली मेट्रो सेवा पर भी हो सकता है। कृषि कानूनों के खिलाफ हैं किसान। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानूनों के खिलाफ मार्च निकालते हुए किसान दिल्ली आ रहे हैं। मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब और हरियाणा के किसान एक साथ बुधवार को दिल्ली पहुंच रहे हैं। वहीं किसानों के दिल्ली चलो मार्च को विफल बनाने के लिए बुधवार को हरियाणा ने पंजाब से सटे अपनी सीमा पर अवरोधक लगा दिए हैं। पड़ोसी राज्य के साथ बस सेवा को भी निलंबित कर दिया गया है। हरियाणा पुलिस ने किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए अंबाला और कुरुक्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग पर पानी की बौछारों का भी उपयोग किया है। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगने की तैयारी। केजरीवाल सरकार ने एचसी को दिया यह जवाब। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ रही कोरोना वायरस मरीजों की संख्या। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए दिल्ली में लगाया जा सकता है नाइट कर्फ्यू। नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस इन दिल्ली का खतरा तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि केजरीवाल गवर्नमेंट ने दिल्ली के अति व्यस्त और भीड़भाड़ भरे बाजारों को बंद कर दिया है। इसके साथ ही राजधानी में नाइट कर्फ्यू इन दिल्ली लगाने की संभावना भी प्रबल होती जा रही है। गुरुवार को केजरीवाल सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि राजधानी में कोरोना की भयावह स्थिति को ध्यान में रखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। हालांकि अभी इस संबंध कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
वहीं हाईकोर्ट ने टेस्टिंग बढ़ाने की मांग की याचिका पर सुनवाई करते हुए स्टेटस रिपोर्ट में उचित जानकारी नहीं देने पर दिल्ली सरकार से नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि स्टेटस रिपोर्ट में न तो हम बेड की कुल संख्या पढ़ सकते हैं और न ही इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो मिटा दी गई है। इसकी प्रिंटिंग भी साफ नहीं है, जिसकी वजह से इसको पढ़ा नहीं जा सकता है। दिल्ली के कोविड हेल्थ केयर सेंटर में बेड्स खाली। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से सवाल किया कि कोरोना संकट के बीच भी दिल्ली के कोविड हेल्थ केयर सेंटर में बेड्स खाली पड़े होने का क्या कारण है। इसके साथ ही सरकार ने हेल्थ केयर सेंटर के प्रचार के लिए विज्ञापन का क्या माध्यम अपनाया। इसके जवाब में दिल्ली सरकार ने कहा कि सभी इस संबंध में पूर्व जानकारी दिल्ली फाइट कोरोना वेबसाइट पर उपलब्ध है। यही नहीं, हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से दूसरे शहरों की तरह नाइट या वीकली कर्फ्यू लगाने के बारे में भी पूछा। इस पर सरकार की ओर से अदालत को बताया कि अभी कर्फ्यू को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन आगे कोरोना के हालात बिगड़ने पर कोई फैसला लिया जा सकता है। कोरोना के नियमों का उल्लंघन। इस दौरान हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से यह भी पूछा कि कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों से वसूली जाने वाले जुर्माने की रकम का क्या किया जा रहा है। उस पैसे का इस्तेमाल अच्छे कामों में किया जाना चाहिए। COVID-19 वैक्सीन। भारत में कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण की तैयारी। अब तक का फुल अपडेट। भारत में कोरोना वायरस के केस 91 लाख के पार। कोरोना वैक्सीन पर अब अंतिम चरण में पहुंचा काम। सर्दियां बढ़ते ही भारत में कोरोना वायरस इन इंडिया के संक्रमण में भी तेजी आई है। इसका नतीजा यह है कि देश में COVID-19 के केस 91 लाख के आंकड़े को पार कर गए हैं। इसके साथ ही भारत में कोरोना वायरस केस इन इंडिया के कारण 1,30,000 लोग काल के गाल में समा चुके हैं। इन हालातों के बीच देशवासियों को COVID-19 की वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि देश में फिलहाल कोरोना की कई वैक्सीन पर काम चल रहा है और उनका प्रोसेस अंतिम दौर में है। इनमें से फरवरी 2021 तक 2 वैक्सीन भारतीय बाजारों में अपनी उपलब्धता बना सकती है। कोवैक्सीन भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR और निजी कंपनी भारत बायोटेक के संयुक्त प्रयास से भारत में कोरोना वैक्सीन COVAXIN विकसित की जा रही है। कोवैक्सीन के ट्रायल का तीसरा और अंतिम चरण शुरू हो चुका है। यह स्वदेशी कोरोना वैक्सीन अगले साल फरवरी या मार्च तक देशवासियों के लिए उपलब्ध हो सकती है। एक अनुमान के मुताबिक कोवैक्सीन से जुलाई तक 20 से 25 करोड़ लोगों को सीधा फायदा पहुंचेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार यह भारत की सबसे उन्नत प्रयोगात्मक टीका है। हालांकि शुरुआत में यह वैक्सीन उन लोगों को पहले दी जाएगी जो हाई रिस्क जोन में है। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ने जानकारी दी है कि एस्ट्राजेनेका COVID-19 से बचाव में 90% असरदार साबित हुई है। आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट भारत में ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कोरोना वैक्सीन विकसित करने पर काम कर रहा है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की ओर से बताया गया कि यूनाइटेड किंगडम और ब्राजील में जब कोरोना वैक्सीन AZD1222 पर परीक्षण किया गया तो चौंकाने वाले परिणाम सामने आए। दरअसल वैक्सीन की आधी खुराक में 90% तक असर देखने को मिला, जबकि अगले महीने जब वैक्सीन की पूरी खुराक का परीक्षण किया गया तो यह 62% तक इफेक्टिव देखने को मिली। इसके साथ ही अगले महीने के ट्रायल में वैक्सीन 70% तक असरदार साबित हुई। आपको बता दें कि भारत में यह वैक्सीन महाराष्ट्र के पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। सीरम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के साथ मिलकर काम कर रहा है। भारत में यह वैक्सीन कोविशील्ड नाम से उपलब्ध होगी। दरअसल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका कोरोना वैक्सीन कैंडिडेट को कोविशील्ड के तौर पर जाना जाता है। SII और ICMR मिलकर भारत में 15 अलग अलग केंद्रों में कोविशील्ड के 2/3 मेडिकल परीक्षण में जुटे हैं। बीते 31 अक्टूबर को 1600 लोगों को कोविशील्ड के परीक्षण में शामिल किया था। मॉडर्ना भी एक कोरोना वैक्सीन है जो अगले साल अप्रैल तक भारतीय बाजारों में दिखाई दे सकती है। हालांकि पहले दिसंबर तक इसकी उपलब्धता का दावा किया जा रहा था। ट्रायल के दौरान मॉडर्ना 94.5% तक असरदार साबित हुई है। मॉडर्ना इंक के अनुसार इस वैक्सीन की कीमत प्रति डोज $25 से $37 $1,854 से $2,744 के करीब रखी जा सकती है। हालांकि यह वैक्सीन के ऑर्डर पर भी निर्भर करेगा। जितनी मात्रा में इस वैक्सीन का ऑर्डर मिलेगा उसकी कीमत भी उसी बेस पर तय की जाएगी। कंपनी का दावा है कि यह वैक्सीन कोरोना वायरस को रोकने में 94.5% तक असरदार साबित हुई है। फाइजर इंक की कोरोना वैक्सीन भी ट्रायल की फाइनल स्टेज में है। ट्रायल में सामने आया है कि फाइजर वैक्सीन कोरोना वायरस को रोकने में 95% तक कामयाब है। कंपनी ने दावा किया है कि फाइजर के पास 2 महीने का जरूरी सेफ्टी डाटा है। जानकारी के अनुसार फाइजर दिसंबर 2020 तक वैक्सीन मार्केट में उतार सकती है। भारत ने इस वैक्सीन के 150 करोड़ डोज एडवांस बुक की है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वैक्सीन डोज बुकिंग के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। यह रिपोर्ट ड्यूक यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च पर आधारित है। रिपोर्ट के अनुसार वैक्सीन खरीद की इस डील में पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर EU और तीसरे पर भारत है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पूरे विश्व में 150 से ज्यादा कंपनियां वैक्सीन करने में जुटी हैं। भारती सिंह के बाद उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को NCB ने किया गिरफ्तार। ड्रग्स लेने की बात कबूली। शनिवार को भारती सिंह के घर पर NCB का छापा पड़ा। तलाशी के दौरान NCB को गांजा बरामद हुआ। पूछताछ के बाद NCB ने भारती सिंह को गिरफ्तार किया। टीवी की पॉपुलर कॉमेडियन भारती सिंह ड्रग्स मामले में शनिवार को गिरफ्तार हो चुकी हैं।
वहीं लंबी पूछताछ के बाद उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने पूछताछ में ड्रग्स लेने की बात कबूली है। भारती सिंह और हर्ष का नाम एक ड्रग पेडलर ने पूछताछ के दौरान लिया था, जिसके बाद NCB के अधिकारियों ने शनिवार की सुबह 7 बजे भारती सिंह के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स स्थित घर एवं कार्यालय पर छापा मारा। पूछताछ के बाद भारती को किया था गिरफ्तार। भारती के घर पर 6.5 घंटे तक तलाशी चली, जिसमें NCB को गांजा बरामद हुआ। NCB ने घर पर तलाशी के दौरान भारती और हर्ष से सवाल किए, जिसमें वह सही से जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद NCB ने दोनों को बेलाड एस्टेट स्थित कार्यालय में ले जाकर पूछताछ की। यहां भारती सिंह से करीब 4.5 घंटे तक पूछताछ चली और उसके बाद भारती को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद अब उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को भी NCB गिरफ्तार कर चुकी है। घर से गांजा हुआ बरामद। NCB के अधिकारी ने बताया कि भारती के घर पर तलाशी मनोरंजन उद्योग में ड्रग्स का कथित सेवन की NCB द्वारा चल रही जांच के तहत ली गई। NCB के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े के नेतृत्व में एक टीम ने विशेष जानकारी के आधार पर भारती सिंह के अंधेरी स्थित लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स स्थित आवास की तलाशी ली। तलाशी में भारती के घर से 86.5 ग्राम गांजा बरामद किया गया। सोशल मीडिया पर हुआ बवाल। भारती सिंह और हर्ष का ड्रग्स केस में नाम सामने आने के बाद से सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। उनके फैंस को इससे बड़ा झटका लगा है। भारती की लाखों करोड़ों में फैन फॉलोइंग है। ऐसे में कई लोग उनके सपोर्ट में बोल रहे हैं तो कई लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। बता दें कि NCB ड्रग्स मामले में अब तक फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के कई सितारों को शिकंजे में ले चुकी है। भारती टीवी इंडस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा नाम है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पूछताछ के दौरान भारती और भी कई नामों का खुलासा कर सकती हैं। अमीर बनने के लिए 14 आईफोन 12 लेकर फरार हुआ डिलीवरी बॉय, फिर किया कुछ ऐसा, जानकर होगा आश्चर्य। 14 आईफोन 12 प्रो मैक्स लेकर हुआ फरार। 2 आईफोन बेच किए अपने लग्जरी शौक पूरे। एप्पल स्टोर ने डिलीवरी बॉय को बैन कर थमाया ब्लैक नोटिस। एप्पल कंपनी के आईफोन यूजर्स के बीच काफी लोकप्रिय हैं। आईफोन की गिनती लग्जरी प्रोडक्ट में होती है और इसे स्टेटस सिंबल भी माना जाता है। कई बार इस तरह की खबरें सामने आई हैं कि लोग आईफोन खरीदने के लिए किसी भी हद को पार कर देते हैं। हाल ही खबर आई थी कि एक व्यक्ति ने आईफोन खरीदने के लिए अपनी किडनी बेच दी। अब एक डिलीवरी बॉय 18 लाख के आईफोन 12 लेकर फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया। डिलीवरी बॉय का डोला ईमान। मामला चीन का है। यहाँ एक डिलीवरी बॉय का आईफोन को लेकर ईमान डोल गया। उसे कुछ आईफोन 12 प्रो मैक्स डिलीवर करने थे, लेकिन वह उन आईफोन्स को लेकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि उन आईफोन्स की कीमत करीब 18 लाख के रुपए है। हालांकि फरार होने के थोड़ी देर बाद ही उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डिलीवरी बॉय का नाम टैंक बताया जा रहा है। कैंसिल किए सभी ऑर्डर। रिपोर्ट के अनुसार मिचुअन डायनपिंग डिलीवरी की ओर से डिलीवरी बॉय टैंक को 14 आईफोन 12 प्रो मैक्स डिलीवर करने के लिए दिए गए थे। ये सभी ऑर्डर 14 नवंबर को प्लेस किए गए थे। ऑर्डर मिलने के बाद टैंक ने सभी 14 आईफोन 12 प्रो मैक्स के ऑर्डर कैंसिल कर दिए, लेकिन उसने वे आईफोन कंपनी को वापस नहीं किए और उन्हें लेकर फरार हो गया। एक आईफोन से चुकाया दोस्त का कर्ज। रिपोर्ट के मुताबिक टैंक ने एक आईफोन 12 प्रो मैक्स कर्ज चुकाने के लिए अपने दोस्त को दे दिया, वहीं एक बॉक्स को खुद ओपन कर लिया। इसके अलावा टैंक ने 9,500 चीनी युआन यानी करीब 1,07,222 रुपये और 7,000 चीनी युआन यानी करीब 79,032 रुपये में बेच दिए BMW कार की सवारी की। इसके बाद उसने बेचे गए आईफोन के पैसे से एक BMW कार किराए पर ली और सैर करने निकल गया। इस कार का किराया प्रतिदिन 600 चीनी युआन यानी करीब 6,772 रुपये चुकाया। साथ ही उसने बचे हुए पैसों में से खुद के लिए महंगे कपड़े भी खरीदे। हालांकि पुलिस ने टैंक को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया। वहीं एप्पल स्टोर ने टैंक को बैन कर उसे एक ब्लैक नोटिस भी जारी कर दिया है। खबरी कोरोना संक्रमण में कम से कम 60% प्रभावी साबित होगी कोवैक्सीन, ऐसे करेगी काम। देश में जारी कोरोना संक्रमण के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। कोरोना वैक्सीन विकसित करने की दिशा में भारत को मिली सफलता। देश में जारी कोरोना संक्रमण कोरोना वायरस के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। कोरोना वैक्सीन विकसित करने की दिशा में भारत को बड़ी सफलता लगी है। भारतीय कंपनी बायोटेक भारत बायोटेक ने रविवार को जानकारी देते हुए बताया कि भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का प्रभाव कम से कम 60% होगा। आपको बता दें कि भारत बायोटेक और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR मिलकर एक कोवैक्सीन नाम की एक कोरोना वैक्सीन विकसित कर रहे हैं। इस वैक्सीन के ट्रायल के 2 चरण पूरे हो चुके हैं, जबकि तीसरा चरण भी जल्द ही कंप्लीट कर लिया जाएगा। प्रभाव 60% से अधिक होने की भी संभावना। भारत बायोटेक में क्वालिटी ऑपरेशंस के चीफ साइडी प्रसाद के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन USFDA और भारत के सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO ने श्वसन रोग रेस्पिरेटरी डिसीज के टीके को अपनी मंजूरी दे दी है। कंपनी का तो यहां तक कहना है कोरोना वैक्सीन के प्रभावीकरण का टारगेट 60% रखा गया है। हालांकि इसका प्रभाव 60% से अधिक होने की भी संभावना है। 26,000 वॉलंटियर्स पर इस दवाई का परीक्षण। भारत बायोटेक ने कोरोना वायरस की वैक्सीन का तीसरा चरण हाल ही शुरू किया है। तीसरे चरण के अंतर्गत देश भर में 25 सेंटर पर 26,000 वॉलंटियर्स पर इस दवाई का परीक्षण किया जाएगा, जिसके बाद 1 साल तक इन वॉलंटियर्स की निगरानी की जाएगी। आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि देश में कोरोना वायरस के लगभग 91 लाख मामले सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे के बात करें तो देश में 45,000 से अधिक कोरोना के मरीज मिले हैं।
कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा असर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में देखने को मिला है, जो बीते एक दिन में 5,879 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 50,000 से कम एक दिवसीय नए मामले। भारत में रविवार को लगातार 15वें दिन कोविड-19 के 50,000 से कम एक दिवसीय नए मामले दर्ज किए गए, जिनके साथ संक्रमण के कुल मामले 90,95,806 हो गए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने रविवार को ये जानकारी दी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में 45,209 नए मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही 43,493 से अधिक रोगियों को रिकवरी के बाद छुट्टी दे दी गई। देश में सक्रिय मामलों में कुल संख्या 4,40,962 है। इस बीमारी से अब तक 85,21,617 लोग ठीक हो चुके हैं। पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा कोरोना वैक्सीन कब आएगी ये हम तय नहीं कर सकते। कोरोना को लेकर सब कुछ वैज्ञानिकों के हाथ में, हम किसी को राजनीति करने से नहीं रोक सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को 2 चरणों में सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों से कोरोना महामारी के मुद्दे पर बातचीत की। मुख्यमंत्रियों के बातचीत में उन्होंने बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि हम यह तय नहीं कर सकते कि कोरोना वैक्सीन कब आएगी, इसका निर्धारण देश के वैज्ञानिक ही कर सकते हैं। कोविड-19 वैक्सीन को लेकर सब कुछ वैज्ञानिकों के हाथ में है। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना को लेकर हमारा बेहतर प्रयास जारी है, लेकिन हम इस मुद्दे पर किसी को राजनीति करने से रोक नहीं सकते। वैक्सीन वितरण को लेकर मांगी जानकारी। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है। बातचीत के दौरान कोरोना वैक्सीन के वितरण, प्रबंधन और कोरोना संक्रमण नियंत्रण पर चर्चा की। उन्होंने राज्य में मुख्यमंत्रियों से वैक्सीन वितरण को लेकर अपनी योजना के बारे में जानकारी देने को भी कहा है। फिलहाल पीएम ने मुख्यमंत्रियों से प्रभावी कदम उठाने और लोगों से सावधानी बरतने पर जोर दिया है। गृह मंत्रालय ने कोरोना के खिलाफ जारी की नई गाइडलाइंस, राज्यों को नाइट कर्फ्यू लगाने की छूट। होम मिनिस्ट्री न्यू गाइडलाइंस अगेंस्ट कोरोना। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बुधवार नई गाइडलाइंस जारी किए हैं। गृह मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण के निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह दिशा निर्देश 1 दिसंबर से प्रभावी होंगे और 31 दिसंबर तक लागू रह। कोरोना महामारी, कोरोना एपिडेमिक से पूरी दुनिया जूझ रही है और लगातार कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। भारत में भी कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। राजधानी दिल्ली व कुछ अन्य शहरों में कोरोना संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। अकेले दिल्ली में हर दिन औसतन 7,000 से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। लिहाजा केंद्र व राज्य सरकारों ने मिलकर इस महामारी से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बुधवार नई गाइडलाइंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गाइडलाइंस, जारी किए हैं। गृह मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण के निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह दिशा निर्देश 1 दिसंबर से प्रभावी होंगे और 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे। नई गाइडलाइंस में गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना के खिलाफ सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने कोरोना संक्रमण के रोकथाम के उपाय, विभिन्न गतिविधियों पर सौंप और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अनिवार्य उपाय करने के भी निर्देश दिए हैं। राज्यों को मिली नाइट कर्फ्यू लगाने की छूट। गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस में कंटेनमेंट जोन पर खास ध्यान देते हुए ज्यादा सख्ती दिखाई है। सरकार ने इस जोन में सिर्फ आवश्यक गतिविधियों की ही अनुमति दी है। इन क्षेत्रों में पूरे दिसंबर तक सख्ती रहेगी। स्थानीय जिला पुलिस और नगरपालिका अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि कड़ाई के साथ नियमों का पालन कराएं। यह भी कहा गया है कि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकार से संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को थोड़ी सी सहूलियत देते हुए कहा है कि वे कोरोना की स्थिति को देखते हुए अपने आकलन के आधार पर केवल निश्चित क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगा सकते हैं। इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट मूवमेंट पर पाबंदी नहीं। सरकार ने नई दिशा निर्देश में कहा है कि सर्विलांस टीम घर घर जाकर निगरानी करेगी। मंत्रालय ने 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहने की सलाह दी है। इसके अलावा नई गाइडलाइंस में इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट मूवमेंट पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। गाइडलाइंस के तहत किसी भी तरह के कार्यक्रम, चाहे वे धार्मिक हों, सामाजिक हों, खेल से हों आदि सभी तरह के कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। हालांकि राज्य सरकार अपने आकलन के आधार पर इस संख्या को 100 या उससे कम भी कर सकते हैं। स्विमिंग पूल्स, सिनेमा हॉल पर पाबंदियां जारी। नई गाइडलाइंस के तहत कई चीजों पर पाबंदियां जारी रहेगी, जिसमें सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल्स आदि शामिल है। हालांकि सिनेमा हॉल 50% दर्शक क्षमता के साथ चलेंगे और सिर्फ ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूल्स का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके अलावा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भीड़ भाड़ वाली जगह, बाजार, साप्ताहिक बाजार और सार्वजनिक परिवहन में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एक सॉप जारी करेगा, जिसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सख्ती से लागू किया जाएगा। दिल्ली एनसीआर से उत्तराखंड आने वालों की होगी कोरोना टेस्ट, पॉजिटिव को नहीं मिलेगा प्रवेश। दिल्ली में कोरोना संक्रमण में आई तेजी का असर अब अन्य राज्यों में भी दिख रहा। अब अन्य राज्य दिल्ली से आने वाले लोगों के कोरोना टेस्ट को कर रहे अनिवार्य। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण, कोरोना वायरस इन दिल्ली में आई तेजी का असर अब अन्य राज्यों में भी दिखाई देना लगा है। यही वजह है कि अब अन्य राज्य दिल्ली से आने वाले लोगों के कोरोना टेस्ट, कोरोना वायरस टेस्ट को अनिवार्य कर रहे हैं। इस क्रम में उत्तराखंड सरकार, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने दिल्ली या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से आने वाले लोगों का कोरोना टेस्ट कराने का फैसला किया है। इस दौरान अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको राज्य में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। उत्तराखंड में लॉकडाउन लगाने से इनकार। उत्तराखंड सरकार के अनुसार दिल्ली एनसीआर से आने वाले लोगों के लिए देहरादून एयरपोर्ट, आईएसबीटी और रेलवे स्टेशन पर कोरोना टेस्ट कराने की